तो कल से हम डिस्कस कर रहे थे जनाब स्क्रोटल कंप्लेंट्स, ठीक है। तो आज उसी टॉपिक को हम इंशाल्लाह फिनिश करेंगे। 4-5 कंडीशन है इसके अंदर और इसको आज इंशाल्लाह ख़त्म करना है। तो लेकिन स्क्रोटल कंप्लेंट्स हेडिंग दे दें कि व्हाट इज मेंट बाय स्क्रोटल कंप्लेंट्स। दैट इज कॉल्ड स्क्रोटल कंप्लेंट्स। कल हमने इसके अंदर अनडिसेंडेंट टेस्टिस के बारे में डिस्कस किया, ठीक है जी। तो आज इसी टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, स्क्रोटल कंप्लेंट्स का मतलब होता है दीज आर द ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट इज रिलेटेड विद स्क्रोटल पैथोलॉजीज इन मेल, ठीक है। पहले ना इसका एक बेस बनाते हैं, उसी टॉपिक को हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो लेके अ ग्रुप ऑफ पैथोलॉजीज या ग्रुप ऑफ कंडीशंस which affect which commonly seen in scrotum and testes in male, that is called scrotal complaint. So any pathology that is related with scrotum or testes, that is a group known as a scrotal complaints, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि स्क्रोटल कंप्लेंट्स के अंदर के सम पैथोलॉजी इसमें 2-3 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। सम पैथोलॉजी प्रीडोमिनेंट विद स्वेलिंग, प्रीडोमिनेंट विद स्वेलिंग। बास पैथोलॉजीज ऐसी है स्क्रोटम के अंदर कि इसमें जो पेशेंट है वो मेजर कंप्लेंट स्वेलिंग की करता है। सो सम पैथोलॉजी प्रीडोमिनेंट विद स्वेलिंग एंड सम आर विद पेन, सम आर विद पेन। तो देखें, इसमें जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो स्क्रोटल कंप्लेंट है ये प्रीडोमिनेंट पेन के साथ है या स्वेलिंग के साथ है, ठीक है जी। इन दोनों के डीडीसी अलग होते हैं, वी विल डिस्कस दैट। फिर इसमें इम्पोर्टेंट ये है, पहले तो हमें इसकी ना एनाटॉमी पता होना चाहिए। तो लेके व्हाट इज स्क्रोटम, पहले इसकी थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। तो एनाटॉमी के बेस पे हम इसकी सर्जिकल कंडीशन डिस्कस करेंगे। तो स्क्रोटम में लेके इन आउट पाउच, दैट इज इन आउट पाउच विच इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, which is extra, it is in out pouch which is extra abdominal and contain testes, that is called a scrotum. Scrotum act like out pouch, but that is the outside the abdomen, that is the extra abdominal out pouch that contain testes in male, that is known as a scrotum. अब स्क्रोटम के अंदर सबसे जो अहम पॉइंट है ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द लेयर्स ऑफ स्क्रोटम, क्योंकि जब हम हाइड्रोसील या वेरिकोसील डिस्कस करते हैं तो हमें इन लेयर से ही गुजरना पड़ता है। तो वी शुड नो व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द स्क्रोटम, ठीक है जी। सो स्क्रोटम की जो लेयर्स होती है, सबसे पहले इसमें लेके स्किन, ठीक है। इफ वी इंसाइज द स्क्रोटम एंड इफ वी वांट टू रीच द टेस्टिस, सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू इंसाइज, दैट इज कॉल्ड स्किन, वो स्किन है। इसके बाद लेकें दैट इज फेशिया, द कनेक्टिव टिश्यू लेयर आफ्टर द स्किन इज कॉल्ड फेशिया। बट रिमेंबर द फेशिया इन द स्क्रोटम इज कॉल्ड डार्टोस फेशिया। इसको क्या कहते हैं? डार्टोस फेशिया, ठीक है जी, डार्टोस फेशिया, which gives rise to the wrinkle coloration, the wrinkle appearance of the scrotum. तो स्क्रोटम जो स्किन है, ये रिंकल जो अपीयरेंस है, दैट इज बिकॉज ऑफ डार्टोस फेशिया, ठीक है जी। तो इसके अंदर फेशिया है। फिर इसके बाद एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, डार्टोस फेशिया। इसके बाद क्या है? एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, दैट इज अनदर लेयर। तो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, इसको आप लोगों ने स्टार करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है जो स्क्रोटम के लेयर में आती हैं, ये कहाँ से डिराइव की गई हैं? दैट इज़ फ्रॉम एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स। ये कहाँ से निकाली हैं? एक्सटर्नल ओब्लिक। एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ये एब्डोमेन के अंदर होता है, लेकिन जब ये नीचे डिसेंड करता है और ये स्क्रोटम में जाता है तो उससे हम एक फेशिया डिराइव करते हैं जिसका नाम एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है, ठीक है जी। तो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया इज द लेयर ऑफ द स्क्रोटम
बट दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम वेयर, आंसर इज एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। फिर इसके बाद लेके क्रीमेस्टेरिक फेशिया, इसके बाद है क्रीमेस्टेरिक spermatic fascia, that is called cremasteric spermatic fascia. This is another layer. Now remember, if the question come कि जो क्रीमेस्टेरिक फेशिया है इसकी डिराइवेशन कहाँ से होती है, ये इंटरनल ओब्लिक से हम डिराइव करते हैं। तो लेके डिराइव्ड फ्रॉम विच वन, इंटरनल ओब्लिक मसल, ठीक है। तो ये डिराइव होता है इंटरनल ओब्लिक से। तो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया एक्सटर्नल ओब्लिक से डिराइव करते हैं, लेकिन जो क्रीमेस्टेरिक फेशिया है ये इंटरनल ओब्लिक से डिराइव करते हैं। इसके बाद लेके इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, तो फेशियाज आर स्पर्मेटिक फेशियाज इन द स्क्रोटम आर 3 टाइप्स, ठीक है जी। वन इज एक्सटर्नल, वन इज क्रीमेटेस्टेरिक और इज इंटरनल, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेके इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, इसको अब डिस्कस करेंगे। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि एमसीक्यूज है, ये एनाटमी के लेवल पे भी क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि सर्जरी एनाटमी के क्वेश्चन ये ओवरलैप करते हैं। तो यू पीपल शुड नो अबाउट इट कि जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है ये भी तो कैसे हमने डिराइव किया होगा, दैट इज कम फ्रॉम फेशिया ट्रांसवर्सेलस। ये कहाँ से आता है, फेशिया ट्रांसवर्सेलस, ठीक है जी। सो डिराइव्ड फ्रॉम फेशिया ट्रांसवर्सेलस या ट्रांसवर्सेलस फेशिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेके फेशिया ट्रांसवर्सेलस। तो ये 3 बातें जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब को पता होना चाहिए कि आप लोगों को फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए कि व्हाट आर द 3 स्पर्मेटिक फेशिया एंड फ्रॉम वेयर दे आर डिराइव्ड, ठीक है जी। तो मतलब जो स्क्रोटम में स्पर्मेटिक फेशियाज होते हैं दे ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम द मसल्स इन द एब्डोमेन, ठीक है जी। तो एक्चुअली अगर हम बात करें, देखिए एब्डोमेन के अंदर जो मसल्स होते हैं ना उसकी अगर हम अरेंजमेंट देखें तो पहले हमें एक्सटर्नल ओब्लिक नज़र आएगी, फिर इसके बाद इंटरनल ओब्लिक है, और फिर आगे हम जाएंगे तो एंड पे जाके हमें फेशिया ट्रांसवर्सेलस नज़र आती है, और इसी के बाद फिर पैराटल पेरिटोनियम है, विसरल पेरिटोनियम है, और फिर आर्गन होता है, ठीक है जी। नाउ इसमें लोग गलत ये करते हैं, देखिए एक्सटर्नल स्पर्मेटिक है तो लोग कहते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक है, समझ रहे कि नहीं। अब यहाँ पे लोग कहते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक तो इंटरनल ओब्लिक, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। तो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक है तो एक्सटर्नल ओब्लिक है, बट क्रीमेस्टेरिक है तो इंटरनल ओब्लिक है, समझ रहे कि नहीं। इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना दैट इज़ वेरी ट्रिकी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट वन। तो क्रीमेस्टेरिक स्पर्मेटिक फेशिया दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटरनल ओब्लिक मसल, लेकिन जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है इट कम फ्रॉम फेशिया ट्रांसवर्सेलस, ठीक है जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। और लास्ट में लेके ट्यूनिका वेजिनेलस, क्या होता है, ट्यूनिका वेजिनेलस, ठीक है जी, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनेलस। अब ये जो 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं दीज आर द लेयर्स ऑफ द स्क्रूटम, ये किसके लेयर हैं, लेयर ऑफ द स्क्रोटम है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनेलस। इन सब को इज अ ग्रुप कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लेयर्स ऑफ द स्क्रोटम, ये स्क्रोटम के लेयर्स होते हैं, ठीक है जी। ओके, अगर इस ट्यूनिका एल्बोजीनिया के अंदर भी हम आगे जाए तो हमें एक और लेयर नज़र आती है, उसका नाम है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बोजीनिया। इसका नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बोजीनिया, ये भी लिखे ट्यूनिका एल्बोजीनिया, ठीक है जी। और एक और लेयर भी बता रहा हूँ, ये बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है कि जो ट्यूनिका एल्बोजीनिया है इसका मज़ीद डीपर लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका वस्कुलोसा। इसका नाम क्या है, ट्यूनिका वस्कुलोसा। रिमेंबर, अगर हम ट्यूनिका वेजिनेलस से आगे जाए और हम मज़ीद 2 लेयर्स ऐड करें, ट्यूनिका एल्बोजीनिया एंड ट्यूनिका वस्कुलोसा, सो दीज 2 आर द लेयर्स ऑफ द टेस्टिस। ये किसके अंदर आते हैं, टेस्टिस के अंदर आते हैं, ठीक है जी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो टेस्टिस आर प्रेजेंट विद इन द स्क्रोटम, ये किसके अंदर है, स्क्रोटम के अंदर है। अगर हम स्किन से लेके इस ट्यूनिका वेजिनेलस तक आते हैं, ये स्क्रोटम के लेयर है, क्या है, स्क्रोटम के अंदर। अगर हमें कोई ये कहे कि यार टेस्टिस जो है इसमें सर्जरी करनी है, आर्किडेक्टोमी करनी है, या हमने टेस्टिकुलर टार्जन में सर्जरी करनी है, तो हमें तो स्किन से जाना पड़ेगा ना। तो अगर हमने टेस्टिस तक ही पहुंचना है तो इसके अंदर कितने लेयर आते हैं, 8 लेयर आते हैं। तो अगर हम ट्यूनिका एल्बोजीनिया और ट्यूनिका वस्कुलोसा ये ऐड करें तो फिर ये टेस्टिस की लेयर्स हो गए, समझ रहे कि नहीं। बट अगर हम ये दोनों निकाले सिर्फ यहाँ तक पढ़े तो इसको स्क्रोटल लेयर कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं। तो स्क्रोटल लेयर हाउ मेनी, 6 इन नंबर, बट टेस्टिकुलर आर 8 इन नंबर, ठीक है जी, क्योंकि 6 तो वही है, यहाँ से तो हम स्टार्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि टेस्टिस से अगर मिसाल के तौर पे टेस्टिस लाइज विद इन द स्क्रोटम, तो अगर हमें टेस्टिस तक जाना है तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, स्किन से करना है। तो स्किन से लेके ऑल द वे अगर हम ट्यूनिका वस्कुलोसा तक आ जाए तो इसको हम कहते हैं लेयर्स ऑफ द टेस्टिस, ठीक है जी।
तो लास्ट में बताए कि हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द स्क्रोटम 6, बट हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द टेस्टिस 8 इन नंबर। ठीक है, आप लोग फिर 2 कह रहे हो, ये गलत है, 2 नहीं होते, मैं कहता हूँ 6 के साथ 2 एक्स्ट्रा होते हैं तो टोटल इज 8 इन नंबर। समझ रहे कि नहीं? तो अगर कोई बंदा आपको ना एनाटॉमी के अंदर कहे कि स्किन से लेके वो फेशिया में जाए, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया में जाए, क्रीमेस्टेरिक में जाए और वो आके यहाँ पे ख़त्म करे ट्यूनिका वेजिनेलस, इट्स मीन कि दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द लेयर्स ऑफ स्क्रोटम। समझ रहे कि नहीं? बट अगर वो इससे आगे भी निकले, ट्यूनिका एल्बोजीनिया या ट्यूनिका वस्कुलोसा में जाए तो उसको हम लेयर्स ऑफ द टेस्टिस कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं? दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन बाज़ बुक्स में जैसे स्नेल एनाटॉमी के अंदर, स्नेल एनाटॉमी में ट्यूनिका वस्कुलोसा मेंशन नहीं है। ये मतलब ये है कि जो सर्जरी की डिटेल लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर ये मेंशन है, वो कहते हैं ट्यूनिका एल्बोजीनिया। तो जब भी ट्यूनिका एल्बोजीनिया का वर्ड आ जाए तो वो किसका लेयर है? टेस्टिस है। और इस ट्यूनिका एल्बोजीनिया का डीपर लेयर जो होता है और इनसाइड, उसका नाम ट्यूनिका वस्कुलोसा है। ठीक है जी। तो कुछ बुक्स वाले इसको एक कंसिडर करते हैं बट ये अलग अलग है। ठीक है जी। सो ट्यूनिका वस्कुलोसा इज द डीपर लेयर ऑफ ट्यूनिका एल्बोजीनिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लेके इंपोर्टेंट वन नोट पे लेके, ये लेयर समझ गए कि नहीं? अब देखें नोट में लिखे कि व्हेन द टेस्टिस बाय बर्थ, देखिए बाय बर्थ डिवेलप्ड इन एब्डोमेन, ये कहाँ पे बनती हैं? एब्डोमेन में। एंड दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल। क्या होती हैं? रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, डिवेलप इन एब्डोमेन एंड डिसेंड टू द स्क्रोटम, डिसेंड टू स्क्रोटम। अगरचे टेस्टिस बनती एब्डोमेन में है बट इट हैज़ टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, स्क्रोटम में आएगी ना, डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। इट टेक द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम along with it। ठीक है जी, along with descent, कि जब टेस्टिस ऊपर से एब्डोमेन से नीचे स्क्रोटम में जा रही होती है तो ये एब्डोमेन से अपने साथ कोई फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को भी लेके आती है। समझ रहे कि नहीं? दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिस वेजिनेलस। उसका नाम क्या है? प्रोस वेजिनेलस। मतलब प्रोसेसिस वेजिनेलस इज नथिंग, it is the fold of peritoneum which bring the testes along with cell when they are descend into the scrotum। यहाँ पे हम लिखेंगे उस fold of peritoneum को क्या कहते हैं? Processus vaginalis। ठीक है, that is very very important one, that is called of pros vaginalis। जो fold of peritoneum है, मिसाल के तौर पे जो structure abdomen के अंदर है या तो वो peritoneum के अंदर है या बाहर है, लेकिन जब कोई चीज़ abdomen से नीचे scrotum में आती है तो ये अपने साथ पेरिटोनियम का कुछ हिस्सा नीचे भी लेके आती है। सो वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ फैटी लेयर, पेरिटोनियम इज अ फैटी लेयर जो टेस्टिस के साथ नीचे आना चाहती है, जिसका क्या प्रोसेसिस वेजिनेलस। और इसमें लेके विच ओब्लिटरेट, मतलब बाद में क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ओब्लिटरेट आफ्टर द बर्थ, राइट, मतलब ये है आफ्टर बर्थ। इसका मतलब ये है कि प्रोसेसिस वेजिनेलस ये बर्थ के बाद ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि अगर ये ख़त्म ना हुआ तो फिर एब्डोमेन और टेस्टिस के बीच में एक कनेक्शन रहेगा कि नहीं, तो फिर हर टाइम पे हर्निया के चांसेस ज़्यादा होंगे। समझ रहे कि नहीं? तो और से सुने, व्हाट इज प्रोसेसिस वेजिनेलस? इट इज़ अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। क्या है? फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो टेस्टिस के इर्द गिर्द होता है जब ये नीचे की तरफ आ रही होती है। समझ रहे कि नहीं? मिसाल के तौर पे दिस इज़ दी एब्डोमिनल कैविटी और यहाँ पे दिस इज द स्क्रोटल एरिया। अब यहाँ पे ये टेस्टिस है, सो विन दीज टेस्टिस एंड दे आर सराउंडेड फ्रॉम द साइड दैट इज पेरिटोनियम। अगर ये पेरिटोनियम फोल्ड से बाहर होते हैं रेट्रो पेरिटोनियल, लेकिन जब ये नीचे आ रही होती है इन्ग्वाइनल कैनाल के अंदर तो ये अपने साथ पेरिटोनियम को भी खींच लेती है। समझ रहे कि नहीं? तो जो पेरिटोनियम का हिस्सा इस टेस्टिस के साथ नीचे की तरफ आ रहा होता है एब्डोमेन से, उसका नाम प्रोसेसिस वेजिनेलस है। अब और से सुने, अब यहाँ पे जब टेस्टिस पहुँच जाती है ना इनटू द स्क्रोटम, तो फिर ये जो कनेक्शन है ना ये बर्थ के बाद क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो ये एब्डोमेन अलग कैविटी होती है, स्क्रोटम अलग हो जाता है। समझ रहे कि नहीं? लेकिन अब जो पेरिटोनियम का फोल्ड नीचे आया है तो उसका कुछ हिस्सा टेस्टिस के इर्द गिर्द रहेगा कि नहीं, मतलब सम पार्ट ऑफ पेरिटोनियम इवन आफ्टर द बर्थ दैट इज प्रेजेंट अराउंड द टेस्टिस। समझ रहे कि नहीं? मिसाल के तौर पे ना इसकी मिसाल ये है, इधर हम एक पर्दा लगाते हैं, वो पर्दा क्या है? फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है। एक बंदा है, ये एब्डोमेन है और बाहर मिसाल के तौर पे स्क्रोटल एरिया है। फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसे समझे, अब एक बंदा यहाँ से जा रहे हैं,
लेकिन वो अपने हाथ ऐसे करके जैसे वो पर्दे से गुजर रहे, तो जब वो बाहर जाएगा तो पर्दे का कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाएगा कि नहीं, दैट इज द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो जब पेरिटोनियम का वो हिस्सा जो एब्डामिन से स्क्रोटम की तरफ आ रही होती है, उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, प्रोसेसिस वेजिनेलस, एंड इट हैज़ टू बी ओब्लिटरेट आफ्टर द बर्थ, खत्म होना चाहिए, बट कुछ हिस्सा फिर भी इस पेरिटोनियम का किसके इर्द गिर्द रह जाता है, दैट इज टेस्टिस। तो नाउ ये जो रेड कलर मैंने बनाई है, दैट इज द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम आर नॉट, यस दैट इज इवन प्रेजेंट टिल टू द डेथ ऑफ द मेल पर्सन। ठीक है जी, जो मेल है उनकी टेस्टिस के इर्द गिर्द किसी भी एज के अंदर अगर आप देखें फिर भी फोल्ड अप क्या होती है, पेरिटोनियम होती है। उसको हम फिर प्रोस वेजिनेलस नहीं कहते हैं, इसको ट्यूनिका एल्बोजीनिया कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्यूनिका एल्बोजीनिया इज द आउटर लेयर ऑफ द टेस्टिस, दैट इज नथिंग बट दिस इज द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये क्या होती है, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो इसका मतलब ये है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनेलस। सो ट्यूनिका वेजिनेलस इज द रेमिनेंट ऑफ पेरिटोनियम। ये क्या है, रेमिनेंट। रेमिनेंट का मतलब क्या है, बकिया हिस्सा। जो पेरिटोनियम का बकिया हिस्सा रह चुका है अराउंड द टेस्टिस, उस स्पेशल एरिया को क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनेल, ट्यूनिका एल्बोजीनिया। क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बोजीनिया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड एल्बोजीनिया। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे दो चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब देखें, पॉइंट टू बी नोटेड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, के यहाँ पे एक पॉइंट है, सॉरी, ट्यूनिका वेजिनेलस। ये कौन सा होता है, ट्यूनिका वेजिनेलस। और इस ट्यूनिका वेजिनेलस के साथ एक हार्ड कार्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ट्यूनिका क्या कहते हैं, एल्बोजीनिया कहते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ट्यूनिका वेजिनेलस इज द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच इज स्टिल प्रेजेंट अराउंड द टेस्टिस। ठीक है जी, और इसके अंदर छोटे छोटे एरियाज होती हैं, केविटीज होती हैं, उनके अंदर फ्लूइड अकोमुलेट हो सकती है। समझ रहे कि नहीं? तो अगर मिसाल के तौर पे हम ये कहें कि जो टेस्टिस है इसके जो ट्यूनिका एल्बोजीनिया है उसके साथ कौन सा लेयर अटैच होता है, ट्यूनिका वेजिनेलस। और इस ट्यूनिका वेजिनेलस को अगर हम बैक में देखें तो ये फोल्ड अप क्या होता है, पेरिटोनियम होता है। ठीक है जी, तो ये दो बातें और से सुने। नाउ प्रोसेसिस वेजिनेलस और ट्यूनिका वेजिनेलस, इसमें फ़र्क होता है। प्रोसेसिस वेजिनेलस ये भी फोल्ड अप क्या है, पेरिटोनियम है, लेकिन जब ये टेस्टिस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है उस फोल्ड अप पेरिटोनियम को कहते हैं। लेकिन जब वो नीचे आ चुकी होती है तो फिर ये ख़त्म हो जाता है। तो प्रोसेसिस वेजिनेलस हैज़ टू बी ऑब्लिटरेटेड। लेकिन जो टेस्टिस है, जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम उसके इर्द गिर्द रह जाती है आफ्टर द बर्थ, तो उसको हम ट्यूनिका वेजिनेलस कहते हैं। ठीक है जी, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्यों अहम है, इस ट्यूनिका वेजिनेलस के अंदर कभी कभार फ्लूइड आ जाती है, और जब वो फ्लूइड आती है इट कैन लीड टू हाइड्रोसील। वो क्या कराती है, हाइड्रोसील कराती है। ठीक है जी, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो पहले हमें लेयर्स ऑफ द स्क्रोटम पता होना चाहिए, फिर लेयर्स ऑफ द टेस्टिस पता होना चाहिए। और जो टेस्टिस है ये बाय बर्थ एब्डोमेन में बनती है, बट बिफोर द बर्थ इट हैज़ टू डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम। और जब ये स्क्रोटम में आ रही होती है तो वो अपने साथ फोल्ड अप पेरिटोनियम लेके आ रही होती है, उसका नाम प्रोसेसिस वेजिनेलस है। और सम पेरिटोनियल फोल्ड दे में स्टिल प्रेजेंट अराउंड द टेस्टिस, जिसका नाम ट्यूनिका वेजिनेलस होता है। ठीक है जी, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब हम डिस्कस करेंगे, ये तो बेसिक हो गया। अब लेके जनाब मेन पॉइंट जो है, हम स्क्रोटल कंप्लेंट में पहला कंडीशन लेके टेस्टिकुलर टार्जन। अभी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय टेस्टिकुलर टार्जन। अब इसमें जो अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, इसमें दो एमसीक्यूज जो है वो ज़रूर आते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम आप लोग को वेरिकोसील का क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर टार्जन, दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर टार्जन। ओके, इसमें लिखे ट्विस्टिंग ऑफ टेस्टिकुलर आर्टरी, within spermatic cord, which result testicular ischemia या ischemia of the testes, ischemia of testes, that's it, that is testicular torsion। टेस्टिकुलर टार्जन इनडायरेक्टली मतलब यह है कि जब टेस्टिकुलर आर्टरी जो है वो ट्विस्ट हो जाती है और उसमें ब्लड सप्लाई टू द टेस्टिस क्या हो जाए, कम हो जाए,
and that lead to intense pain in the scrotum, that is called testicular torsion. देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कंसेप्ट आप लोग को सिखा रहा हूँ. दिस इज अ स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है फॉर एग्जाम्पल इसी तरह, और इस स्ट्रक्चर के अंदर भी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं. दिस इज अ स्ट्रक्चर विच कंटेन सम वेसल्स, दैट इज टेस्टिकुलर आर्टरी. इसमें टेस्टिकुलर वेन भी होता है, इसमें टेस्टिकुलर नर्व्स होती है, समझ रहे कि नहीं, मतलब इसमें लिम्फ नोड्स भी हो सकते हैं. इसका मतलब यह है कि इस नाली के अंदर, इस कैनाल के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर तकरीबन 9 स्ट्रक्चर्स होते हैं. कितने? 9 स्ट्रक्चर. उनमें कुछ वेसल्स होते हैं, कुछ नर्व्स होती है, कुछ लिम्फ नोड्स होती है, समझ रहे कि नहीं. तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें अंदर कितने स्ट्रक्चर हो? 9, उस स्ट्रक्चर को स्पर्मेटिक कार्ड कहते हैं, समझ रहे कि नहीं. तो स्पर्मेटिक कार्ड इज अ ग्रुप ऑफ 9 स्ट्रक्चर, और उन 9 में से एक स्ट्रक्चर का नाम है टेस्टिकुलर आर्टरी. क्या है? टेस्टिकुलर आर्टरी. तो अगर स्पर्मेटिक कार्ड ट्विस्ट हो जाए, अगर ये ट्विस्ट हो जाए तो फिर इसके अंदर जो आर्टरी है वो कंप्रेस होगी कि नहीं. तो अगर इसके अंदर आर्टरी कंप्रेस यूं हो जाए कि उससे ब्लड सप्लाई टू द टेस्टिस क्या हो जाए? कम हो जाए, तो ऐसे कंसेप्ट को हम टेस्टिकुलर टार्जन कहते हैं. टॉर्जन का मतलब होते हैं इस्कीमिया और ट्विस्टिंग ऑफ द टेस्टिस. ठीक है जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें लेके इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है. इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है. तो ये पेनफुल इन नेचर होता है. ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड पेनफुल इन नेचर. अब जो टेस्टिकुलर टार्जन है ये पेनफुल कंडीशन है. नाउ रिमेंबर इसकी काजेस क्या है. तो लेके व्हाट आर द काजेस, कि मतलब ये है कि व्हाट आर द लीडिंग काजेस ऑफ दिस टेस्टिकुलर टार्जन, कि कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से टेस्टिकुलर टार्जन के चांसेस ज़्यादा होती हैं. एक दफ़ा थोड़ा सा ना आप लोग इधर फोकस करें, इसमें कंसेप्ट आप लोग को पढ़ा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेस्टिस. ठीक है जी, दिस इज द टेस्टिस. नाउ अगर हम टेस्टिस को देखें ना, तो इसकी जो एंटीरियर है ना, एंटीरियर दैट इज सराउंडेड बाई फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, समझ रहे क्या नहीं. इसका जो इन्फीरियर है इट इज आल्सो सराउंडेड बाई फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम. लेकिन जो पोस्टीरियर आस्पेक्ट है ना टेस्टिस का, इट इज़ नॉट सराउंडेड बाई द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम. इसका मतलब ये है कि ये एनाटॉमी याद रखें कि जो टेस्टिस है इसका जो कौन सा साइड है? पोस्टीरियर, नॉट कवर्ड बाई पेरिटोनियम. इसका मतलब ये है कि नॉट कवर्ड बाई ट्यूनिका वेजिनेलिस. राइट, इसका मतलब ये है कि जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है ये बैक साइड ऑफ द टेस्टिस में नहीं होता है. सो पोस्टीरियर नॉट कवर्ड बाई पेरिटोनियम. इस वजह से इसका जो बैक साइड होता है ये किसी अदर स्ट्रक्चर के साथ फिक्स होती है, तो इसलिए टेस्टिस एक जगह पे होती है, इसकी फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है. समझ रहे क्या नहीं. अब इधर फोकस करें. अगर मिसाल के तौर पे बाज़ लोगों में होता यह है कि अगर ये टेस्टिस है ना, दिस वन फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेस्टिस, और इसकी हर तरफ जो है फोल्ड अप क्या जाए? पेरिटोनियम. तो देन टेस्टिस विल बी विद इन दैट फोल्ड अप, और इस फोल्ड के अंदर जो टेस्टिस है उसका बाहर स्ट्रक्चर के साथ कनेक्शन खत्म हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि वो उस फोल्ड के अंदर आ जाएगी, और उस फोल्ड के अंदर जो टेस्टिस है उसकी मूवमेंट के चांसेस क्या होगी? ज़्यादा होगी. और जब वो मूवमेंट ज़्यादा करेगी तो ट्विस्टिंग के चांसेस भी ज़्यादा होती हैं. तो ऐसा कंसेप्ट जिसमें ये बाई बर्थ डिफेक्ट है. क्या है? बाई बर्थ. तो ऐसा बाई बर्थ डिफेक्ट जिसमें फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम सराउंडेड ऑल द वे ऑफ द टेस्टिस, मतलब द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम सराउंड द टेस्टिस फ्रॉम ऑल साइड which make the testes vulnerable for testicular torsion. इसको हम कहते हैं क्लेपर बेल डिफॉर्मिटी. क्या कहते हैं? क्लेपर बेल डिफॉर्मिटी. सो द मोस्ट कॉमन काज ऑफ टेस्टिकुलर टार्जन इन अर्ली एजेस दैट इज कॉल्ड क्लेपर बेल डिफॉर्मिटी. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. इस कंसेप्ट को हम कहते हैं क्लेपर बेल डिफॉर्मिटी. ठीक है जी. सो क्लेपर बेल डिफॉर्मिटी इज अ कंडीशन that is when the test is surrounded by fold of peritoneum in all direction which make the testes very vulnerable for the testicular torsion. ठीक है जी. so that is very important one. ये तो है क्लेपर बेल डिफॉर्मिटी. ओके, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे सेकंड नंबर लेके दैट इज कॉल्ड बाइसाइकिल राइडर. किस वजह से? बाइसाइकिल. जो लोग बाइसाइकिल चलाते हैं ना, तो उसकी ये पेल्विक मूवमेंट ज़्यादा होती है कि नहीं. तो बाइसाइकिल राइडिंग के अंदर भी टेस्टिकुलर टार्जन के चांसेस हो सकती है. फिर इसमें लेके हॉर्स राइडिंग. क्या होती है? हॉर्स राइडिंग. इसके अंदर भी हो सकती है बाइसाइकिल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग. ठीक है जी. और एक लिख सकते हैं स्ट्रीनियस एक्सरसाइज. किस वजह से? स्ट्रीनियस एक्सरसाइज. सो दीज ऑल आर द वेरी कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर टेस्टिकुलर टार्जन. लेकिन अर्ली एज के अंदर अगर टेस्टिकुलर टार्जन होती है विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी horse riding or bicycle riding, so it will be always remember that is क्लेपर बेल डिफॉर्मिटी. बास बच्चे होते हैं उनको टेस्टिकुलर टार्जन हो जाता है,
मतलब 8 साल में, 7 साल में, 6 साल में वो ना बाइसाइकिल राइड करते हैं ना हॉर्स राइडिंग होते हैं। तो टेस्टिकुलर टार्जन में आल्सो अकर ड्यूरिंग स्लीप, मतलब बंदा सोते सोते उसको टेस्टिकुलर टार्जन हो सकता है। इसकी एक वजह क्लिपर बिल डिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है जी। सो टेस्टिकुलर टार्जन ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनकी पेल्विक मसल मूवमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे साइकिल चलाना, इसमें मोटरसाइकिल नहीं आता क्योंकि इसमें बंदा स्टैटिक बैठा होता है। साइकिल तो बंदा चलाता है, तो पेल्विक मूवमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मतलब हॉर्स राइडिंग होता है जिसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है। इन सब कंडीशन में स्पर्मेटिक कार्ड के अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी की टॉर्जन चांसेस क्या होती हैं, वो ज़्यादा होती है, ठीक है जी। लेकिन अर्ली एज के अंदर दैट इज कॉल्ड क्लिपर बिल डिफॉर्मिटी। अब लेके व्हाट इज द एज, इसमें जो एज ग्रुप होता है दैट इज टीनेजर। किसके अंदर, टीनेजर के, मतलब जो टीनेजर्स होते हैं इसके अंदर चांसेस ज़्यादा होती है। तकरीबन इसमें जो एज बताया जाता है तो 15 से लेके 25 साल के बीच इसके चांसेस बहुत ज़्यादा पीक पे होते हैं, ठीक है जी। तो टेस्टिकुलर टार्जन में जितने भी पेशेंट वो लेके आते हैं सो वो कहेंगे 18 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, 21 ईयर ओल्ड। तो 15 से लेके 25 साल के दरमियान इसकी एज होती है, ठीक है जी। अब लेके व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर, टेस्टिकुलर टार्जन के अंदर जो पेशेंट आते हैं उसकी जो क्लिनिकल फीचर्स है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्लिनिकल फीचर में लेके सडन ऑनसेट, द वर्ड इज कॉल्ड सडन ऑनसेट, इट विल बी नेवर एवर ग्रेजुअल, दैट इज कॉल्ड सडन ऑनसेट। क्योंकि जो इस्कीमिया है इट कैन काज इंटेंस पेन बट वेरी क्विक ऑनसेट, ठीक है जी। तो सडन ऑनसेट। लेकिन नेक्स्ट देखे इंटेंस, द वर्ड इज कॉल्ड इंटेंस या शार्प, ठीक है जी। इंटेंस स्क्रोटल पेन, जो पेशेंट होते हैं वो एकदम सडन ऑनसेट इंटेंस स्क्रोटल पेन के साथ वो लाए जाते हैं, ठीक है जी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लेके नेक्स्ट नोजिया एंड वोमिटिंग इज़ वेरी कॉमन इन टेस्टिकुलर टार्जन। क्योंकि पेशेंट एक स्ट्रेस से गुजर रहा होता है तो इसमें नोजिया एंड वोमिटिंग दे आर प्रीडोमिनेंट एंड वेरी वेरी कॉमन, ठीक है जी। सो नोजिया एंड वोमिटिंग ब्रैकेट में लेके वेरी कॉमन फीचर ऑफ टेस्टिकुलर टार्जन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेके फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी अ टेंडर स्क्रोटम व्हेन द एग्जामिनर या व्हेन द फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम करने वाला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें सो व्हेन द सर्जन एग्जामिन द स्क्रोटम विल बी स्वलन, द स्क्रोटम में लुक पेल, पेल इसलिए है कि ब्लड सप्लाई टू द टेस्टिस क्या है, कम है। सो इस्कीमिया कैन कॉज पेल कलर, समझ रहे कि नहीं। तो पेल हो सकती है बट टेंडर स्क्रोटम होता है। व्हेन द सर्जन टच द स्क्रोटम इट विल कॉज लॉट ऑफ पेन, so that is called a tender scrotum. So when the scrotum is touched, if the patient experience more pain on touch, that is called a tenderness. वो क्या है, टेंडरनेस है, that is very important. और आखिर में लेके इसको स्टार भी करे प्रेंसाइन नेगेटिव, इसके अंदर क्या होता है, प्रेंसाइन नेगेटिव, ये नाम सुने कि नहीं, that is called प्रेंसाइन नेगेटिव. So प्रेंसाइन नेगेटिव is also seen in testicular tarsion. Okay, अब यहाँ पे प्रेंसाइन नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे लेके when the pain intensity, इसमें लिखे when the pain is worse, ठीक है जी, is worsen by lifting the testis, ठीक है जी, by lifting the testis. देखिए इसमें जो पेशेंट आते हैं हम उससे एक कंसर्ट लेते हैं क्योंकि भाई मतलब प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इनिशियली वी टेक कंसर्ट फ्रॉम द पेशेंट और मरीज़ को एक्सपोज करते हैं तो उसकी जो टेस्टिस है जैसे सर्जन उसको एलिवेट करती है, मतलब अपने हाथों से लिफ्ट करती है और पेशेंट को मजीद पेन होता है क्योंकि व्हेन वी टच द टेस्टिस ऑलरेडी ब्लड सप्लाई क्या है, कम है, तो पेशेंट की जो पेन इंटेंसिटी है वो मजीद क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्क्रोटल कंप्लेंट जो है इसके अंदर देखा जाता है कि भाई जब सर्जन जो है वो अपने हाथों से टेस्टिस को एलिवेट करे तो देन द सर्जन विल सी आइदर द पेन इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर हम मतलब एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन वी लिफ्ट अप द टेस्टिस ऑफ द पेशेंट, लेकिन लिफ्ट करने से अगर पेन की इंटेंसिटी मजीद क्या होती है, ज़्यादा, तो इसको प्रेंसाइन नेगेटिव कहते हैं। और प्रेंसाइन नेगेटिव दैट इज हॉल मार्क ऑफ टेस्टिकुलर टार्जन, ठीक है जी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो देखिए अगर एक पेशेंट है उसको इंटेंस पेन है, स्क्रोटल पेन है और पेशेंट नोज या वोमिटिंग के साथ आ भी जाए, लेकिन अगर सर्जन उसकी टेस्टिस को अपने हाथों से लिफ्ट अप करे बट पेशेंट कहे कि उसको रिलीफ आ रहा है, मतलब जो पेन इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, इट विल बी अ नेवर क्लू टुवर्ड टेस्टिकुलर टार्जन। इट मे बी समथिंग अदर प्रॉब्लम इन द स्क्रोटम, लेकिन टेस्टिकुलर टार्जन नहीं हो सकता है। तो इसमें हमेशा प्रेंसाइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, समझ रहे कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेके इन्वेस्टिगेशन, किसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, हाउ वी विल डू द इन्वेस्टिगेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन।
इन्वेस्टिगेशन के अंदर लेके क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्या है, क्लिनिकल डायग्नोज है। टीनेजर एज का बंदा होगा, हॉर्स राइडिंग या बाइसाइकिल राइडिंग का पेशेंट, ठीक है जी, और साथ में इंटेंस स्क्रोटल पेन के साथ आएगा with the test is whenever elevated upward the patient will complain more pain। तो प्रिंस साइन किसके अंदर आएगा, नेगेटिव के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये क्लिनिकल डायग्नोज है। बट हम इन्वेस्टिगेशन अगर करना चाहे तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे। क्या करेंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जो कलरफुल अल्ट्रासाउंड है वो हम रिकमेंड करेंगे। और यहाँ पे लेके डॉपलर अल्ट्रासाउंड, इट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर टेस्टिकुलर टार्जन, इट शो डिग्री ऑफ इस्कीमिया। ये हमें क्या बताएगी, डिग्री ऑफ इस्कीमिया। ये हमें ये बता सकती है कि जो ब्लड सप्लाई है वो कितनी कम हो चुकी है, और अकॉर्डिंग टू दैट वी विल मैनेज द पेशेंट ऑन टाइम एज वेल, ठीक है जी। तो मतलब ऐसा टेस्ट जिससे हमें वो ये बताएं कि देयर इज एब्सेंस ऑफ ब्लड फ्लो टू द टेस्टिस, दैट इज कॉल्ड डॉपलर अल्ट्रासाउंड। तो भाई अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर टेस्टिकुलर टार्जन टू सी द डिग्री ऑफ इस्कीमिया टुवर्ड टेस्टिस, आंसर विल बी डॉपलर अल्ट्रासाउंड। क्या है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है, इसको ना भूलें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद लेके इसकी मैनेजमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, हाउ वी विल मैनेज द केस ऑफ टेस्टिकुलर टार्जन। तो अभी हम मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे कि इसको हम मैनेज कैसे करेंगे। देखिए इसकी जो मैनेजमेंट है ना वो सर्जरी ही है, क्या है, सर्जरी है। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं आप लोग को ये बता दूं कि अनट्विस्टिंग सर्जरी, क्या करेंगे, अनट्विस्टिंग, कि जो स्पर्मेटिक कार्ड है उसके अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी की क्या हो चुकी है, ट्विस्टिंग हो चुकी है, तो उसको हम क्या करेंगे, अनट्विस्ट करेंगे। तो अनट्विस्टिंग ऑफ टेस्टिकुलर आर्टरी, कि जो टेस्टिकुलर आर्टरी है इसको हमने अनट्विस्ट करना है, ठीक है जी, लेकिन एज सून एज पॉसिबल। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जितना जल्दी हो सके हमें मरीज़ को टी करना है, अदरवाइज देयर इज अ हाई चांस ऑफ टेस्टिकुलर गैंग्रीन। क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई लॉन्ग रन तक टेस्टिस को ना मिले तो वहाँ पे लोकल सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। एंड इफ देयर इज अ गैंग्रीन और लोकल सेल डेथ देन देयर विल बी आर्किडेक्टोमी। हम फिर ऑप्शन ये है कि हम टेस्टिस को ही निकालेंगे, क्योंकि दैट टेस्टिस विल नॉट वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है जी। तो जितना हम इसकी अनट्विस्टिंग जल्दी करेंगे तो वी विल कीप द टेस्टिकुलर फंक्शन इंटैक्ट। अगरचे इस पर ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा तो टेस्टिकुलर डिसफंक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए कि हम 90% टेस्टिकुलर फंक्शन बचा सकते हैं अगर हम कौन सी सर्जरी करें, अनट्विस्टिंग करें, बट शर्त यह है कि विद इन 6 आवर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने, 6 आवर के अंदर। अगर हम 6 आवर के बाद करेंगे सर्जरी तो फिर टेस्टिकुलर डिसफंक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मरीज़ को प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं। तो एज सून एज पॉसिबल विद इन 6 आवर इफ द सर्जरी इज डन देन 90% स्टिल चांस कि हम टेस्टिकुलर फंक्शन को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद देखें एक्चुअली आफ्टर इंसिजन, देखें आफ्टर इंसिजन अगर हम इंसिजन देते हैं, आफ्टर इंसिजन वायाबिलिटी, दैट इज कॉल्ड वायाबिलिटी ऑफ द टेस्टिस इज चेक, ठीक है जी, वायाबिलिटी ऑफ द टेस्टिस इज चेक। Anyone in the whole class can tell me what is the meaning of viability and what will we do next? Anyone in the whole class, open question for all of you, if we give incision to the scrotum, so then after that we will check the viability। तो viability का मतलब क्या है और आगे हम क्या करेंगे, ओके। viability का मतलब होता है कि हम ये देखेंगे कि what is the color of the testis। अगर हम incision दे दें और वहाँ पे हमें पता चला कि जो testis है वो ब्लू हो चुके हैं, क्या चीज़, ब्लू, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन क्या होगी, ज़्यादा, और वहाँ पे ऑक्सीजन रीच क्या है, कम है। तो फिर एनेस्थीसिया देके हम टेस्टिस के लेवल पे 100% ऑक्सीजन देते हैं। कितना, 100% ऑक्सीजन। मतलब जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं एनेस्थीसिया वाले वो 10 मिनट तक, कितने, 10 मिनट तक 100% ऑक्सीजन देते हैं टेस्टिस को, ठीक है जी। और फिर इसके बाद हम चेक करते हैं कि उसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई देने के बाद जो ब्लड की फ्लो है वो बेहतर हो सकती है कि नहीं। अगर 100% ऑक्सीजन देने के बाद वहाँ पे जो कलर है उसमें चेंज आता है, इट्स मीन के द टेस्टिस इज वायबल, क्या है, वायबल है, वो आगे काम कर सकती है। तो हम इसको फिर फिक्स करेंगे और अनट्विस्ट करेंगे। लेकिन अगर 100% ऑक्सीजन देने के बाद भी जो टेस्टिस है उसका कलर जो है वो पिंक ना बना, वो रिमेन एज इट इज़ ब्लू रहा, तो इसका मतलब जो टेस्टिस है वो आगे कामों नहीं कर सकेगी, तो हम फिर आर्किडेक्टोमी करते हैं। समझ रहे कि नहीं, तो मतलब फिर टेस्टिस को ही रिमूव करते हैं, अदरवाइज इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। क्या कराएगी, टेस्टिकुलर कैंसर कराएगी। अब समझ गए कि नहीं, तो इसका मतलब यह है कि हम वायबिलिटी आफ्टर इंसिजन वायबिलिटी ऑफ द टेस्टिस इज चेक इफ वायबल। मिसाल के तौर पे इफ वायबल, इसका मतलब यह है कि अगर जो टेस्टिस है उसको ऑक्सीजन
आफ्टर 100% ऑक्सीजन, अगर हम 100% ऑक्सीजन देते हैं और इसके बाद जो टेस्टिस है वो वायबल हो गए, ठीक है जी, तो फिर रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? रिपेयर। इसका मतलब ये है रिपेयर से मुराद अनट्विस्टिंग ऑफ द टेस्टिस करते हैं, टेस्टिस को रिपेयर करते हैं। इट हैज़ द एबिलिटी स्टिल टू वर्क इन द फ्यूचर, ठीक है। बट यहाँ पे लेके इफ़ नॉट वायबल, अगर जो टेस्टिस है वो वायबल हो ना हुए, वायबल से मुराद होता है इफ़ नॉट एबल टू वर्क, समझ रहे कि नहीं? इफ़ नॉट वायबल देन आर्किडेक्टोमी, क्या करेंगे? आर्किडेक्टोमी। आर्किडेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड आर्किडेक्टोमी। सो आर्किडेक्टोमी इज अ सर्जरी वेयर वी शुड रिमूव द टेस्टिस एज वेल, ठीक है जी, क्योंकि अगर हम टेस्टिस को रिमूव ना करें तो 100% ऑक्सीजन देने के बाद भी अगर वो काम ना करे तो फिर इसका मतलब आगे भी काम नहीं करेगी। और इसी तरह टेस्टिस रहने से कैंसर के चांस हो सकते हैं, बट यह है कि पेशेंट को फ़ायदा नहीं हो सकता, ठीक है जी। सो आर्किडेक्टोमी शुड बी डन if the testis is still not viable after giving 100% oxygen, that is very very important, ठीक है जी। अब लेके कॉम्प्लिकेशन कि जो टेस्टिकुलर टार्जन है उसकी कॉम्प्लिकेशन चांसेस, मतलब ये है कॉम्प्लिकेशन क्या है। नंबर 1 तो लेके दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन में टेस्टिकुलर डिस्फंक्शन हो सकती है कि नहीं। सो टेस्टिकुलर डिस्फंक्शन लीड टू इनफर्टिलिटी, क्या चीज़? इनफर्टिलिटी। टेस्टिकुलर डिस्फंक्शन के टेस्टिकुलर डिस्फंक्शन हो सकती है। नंबर 2 लेके दैट इज टेस्टिकुलर कैंसर्स, क्या हो सकता है? टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू पीपल शुड नो फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टेस्टिकुलर टार्जन। तो जब भी हम टेस्टिकुलर टार्जन को मतलब मैनेज करते हैं वी शुड नो दीज पॉइंट्स, दे आर इंपॉर्टेंट वन। इसी के साथ ना स्क्रोटल कंप्लेंट में कभी कभार एग्जाम के अंदर आता है कि देयर द पर्सन हु हैज़ एपिडिडाइमाइटिस, क्या होता है? एपिडिडाइमाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस इज अ स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म, क्या करती है? मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो फिर उस एपिडिडाइमस के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है तो वो भी इंटेंस पेन इन द स्क्रोटम कराती है। लेकिन हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि ये टेस्टिकुलर टार्जन है या एपिडिडाइमाइटिस है। तो एक टेबल ड्रा करते हैं, उस टेबल के जरिए यहाँ पे लिखें इंपॉर्टेंट वन दैट इज कॉल्ड टॉर्जन ऑफ द टेस्टिस, ताकि 4-5 पॉइंट्स है ये आप लोगों ने क्लियर करने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज जब भी आता है इसी बेस पे आप लोगों ने डिसाइड करना है कि ये कौन सी कंडीशन है, ठीक है जी। एपिडिडाइमो, देखिए इस तरह लेके ये कंडीशन कॉमन है, एपिडिडाइमो आर्काइटस, इसका नाम क्या है? एपिडिडाइमो आर्काइटस। आर्काइटस से मुराद होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस, एपिडिडाइमो आर्काइटस। सो दैट इज अ कंडीशन which is characterized by inflammation of the epididymis as well as testis, दोनों को कंबाइंडली क्या कहते हैं? एपिडिडाइमो आर्काइटस कहते हैं, ठीक है जी, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। एपिडिडाइमाइटिस भी हो सकता है, और एपिडिडाइमस जब इन्फ्लेम्ड होता है तो 80% ये अपने साथ टेस्टिस को भी इन्वॉल्व करता है, तो इसकी कॉम्बिनेशन को हम एपिडिडाइमो आर्काइटस कहते हैं। नाउ रिमेंबर, यहाँ पे अगर हम टेस्टिकुलर टार्जन की बात करें, इट इज़ इस्कीमिया ऑफ द टेस्टिस। ये तो सबको समझ आ गई कि नहीं कि जो टेस्टिकुलर टार्जन है इसमें टेस्टिस की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है? कंप्रोमाइज़ हो जाती है। सो दैट इज़ नथिंग बट द इस्कीमिया ऑफ द टेस्टिस, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे लेके इन्फ्लेमेशन है, ये क्या है? इन्फ्लेमेशन। तो एक इस्कीमिया है और दूसरा क्या है? इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। लेकिन इन्फ्लेमेशन ऑफ हाउ मेनी स्ट्रक्चर? 2 स्ट्रक्चर है, वन इज द एपिडिडाइमस एंड दैट इज अ टेस्टिस। तो टेस्टिस और एपिडिडाइमस दोनों की कंबाइंड इन्फ्लेमेशन को एपिडिडाइमो आर्काइटस कहते हैं, ठीक है जी, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे लेके के सडन ऑनसेट, इसकी जो सिम्टम है दैट विल बी सडन ऑनसेट। किसमें होती है? सडन ऑनसेट, मतलब क्विक ऑनसेट सिम्टम इन टेस्टिकुलर टार्जन। यहाँ पे लेके ग्रेजुअल ऑनसेट, दैट इज स्लो ऑनसेट, कि जो एपिडिडाइमा आर्काइटस के जो पेशेंट आते हैं उनको स्क्रोटल पेन होता है, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे वक्त के साथ साथ बढ़ता है, और वो कहेगा एकदम आया है, समझ रहे कि नहीं? सो द पेन विच इज इंक्रीज विद द टाइम, बट इनिशियल डेज के अंदर पेन इंटेंसिटी इज वेरी लो, बट विद द टाइम इज वेरी मोर, दैट इज एपिडिडाइमो आर्काइटस। बट जो पेन इंटेंसिटी एकदम बढ़ जाए तो दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर टार्जन या टार्जन ऑफ द टेस्टिस। इसके बाद लेके विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, वेरी कॉमन सिम्टम। इसके अंदर नोजिया वॉमिटिंग ऑलमोस्ट 90% होते हैं, ठीक है जी। तो मतलब आप लोग को मैंने सिम्टम में बताया भी है कि दीज टू आर वेरी कॉमन इन केस ऑफ टेस्टिकुलर टार्जन। और यहाँ पे लिखे नॉट कॉमन, इसमें जो नोजिया वॉमिटिंग है ये इतना कॉमन नहीं होता है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद लिखे दैट इज वेरी टेंडर स्क्रोटम,
व्हेन द एग्जामिनर टच द स्क्रोटम, तो इसके अंदर पेशेंट जो है उसको अलो ही नहीं करता कि आप हाथ लगाए, बिकॉज द पेशेंट इज इन वेरी मच पेन. सो वेरी टेंडर स्क्रोटम. व्हेन द एग्जामिनर टच द स्क्रोटम द पेशेंट विल हैव अनबेरेबल पेन. मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द होता है. मरीज कहता है कि जनाब वो एग्जामिनेशन के लिए हाथ लगाने नहीं देता बिकॉज ऑफ इंटेंस पेन इन द स्क्रोटम. ठीक है जी. यहाँ पे लेके माइल्ड टेंडरनेस, इसमें क्या होता है, माइल्ड टेंडरनेस. इसका मतलब मरीज कंप्लेंट करेगा कि बिल्कुल पेन है, लेकिन वो एग्जामिनेशन को अलो करेगा. एग्जामिनेशन को अलो करेगा. द पेन इज नॉट दैट मच सीवियर इन एपिडिडाइमोआर्काइटिस. ठीक है जी, दैट इज इंपॉर्टेंट वन. फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखे दैट इज कॉल्ड टीनेजर. किसमें कॉमन है, टीनेजर्स. टीनेजर्स के अंदर कॉमन है जिसकी उम्र 15 से 25 साल के दरमियान हो. और यहाँ पे लेके मिडल एज, ये किसके अंदर ज़्यादा चांस होता है, मिडल एज. और जो मिडल एज है उसमें जैसे 30 से लेके 45 साल की उम्र में ये ज़्यादा कॉमन होती है. तो एक एज डिफरेंस भी होता है टेस्टिकुलर टार्जन एंड एपिडिडाइमोआर्काइटिस के अंदर. लेकिन नम्स की ओरिजिनल पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ कि नम्स के अंदर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने केयरफुल रहना है. देखिए पहले ना आप लोग को ये समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द स्क्रोटल एरिया, आप लोग एनाटॉमी समझाता हूँ कि इसमें एक बात अब ऐसे बताने जा रहा हूँ जो इन दोनों के अंदर 80% डिफ्रेंशिएट करेगा कि टार्जन है या एपिडिडाइमोआर्काइटिस है. ठीक है जी. और नम्स के पेपर में ये पॉइंट ज़रूर वो बताएंगे, तब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. ठीक है जी. सो दिस पॉइंट इज सुपर इंपॉर्टेंट. तो रिमेंबर नाउ दिस इज द टेस्टिस एंड दिस आल्सो टेस्टिस इन द स्क्रोटम. नाउ इस टेस्टिस के पीछे बिहाइंड द टेस्टिस देयर इज नो पेरिटोनियम, राइट, देयर इज नो पेरिटोनियम. आप लोग को पता है अगर टेस्टिस के पीछे भी क्या जाए, पेरिटोनियम, वो क्लेपर बेल डिफॉर्मिटी है. क्या है, क्लेपर बेल. ये समझ गए कि नहीं? और मेरे ख्याल में पूरे क्लास में ये न्यू कंसेप्ट है, समझ रहे कि नहीं, क्लेपर बेल डिफॉर्मिटी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखें यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहा हूँ. इस स्ट्रक्चर को देखें ना, इसकी बैक साइड पे ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्वाइल शेप होता है. कौन सा, क्वाइल शेप. अगर इस स्ट्रक्चर को हम अनक्वाइल करें, जैसे हम तार को क्वाइल कर दे कि नहीं, अगर इसको हम अनक्वाइल करें तो ये तकरीबन 6 मीटर बन जाता है. ये इंसान की हाइट से भी कई गुना ज़्यादा होता है. मतलब ये टेस्टिस के पीछे जैसे मिसाल के तौर पे क्वाइल शेप में नेचर ने पैदा किया है. ये माइन्यूट स्ट्रक्चर है बट वेरी वेरी इंक्रीज इन द सरफेस एरिया. समझ रहे कि नहीं, क्योंकि ये क्वाइल शेप है. इसको कहते हैं एपिडिडाइमस. कौन सा, एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस इज अ स्ट्रक्चर विच इज अ क्वाइल्ड इन नेचर. क्या होता है, क्वाइल्ड इन नेचर. मिसाल के तौर पे एक तो ये क्वाइल्ड शेप होता है. नंबर 2 बिहाइंड द टेस्टिस. कहाँ पे होता है, बिहाइंड द टेस्टिस. ठीक है जी, बिहाइंड द टेस्टिस. और नंबर 3 इसकी जो ओवरऑल लेंथ है 6 मीटर इन लेंथ होता है. कितना होता है, 6 मीटर इन लेंथ. और इसका काम होता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म. क्या काम करते हैं, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म सेल. सो दीज आर द 4 पॉइंट्स which is very important for the understanding of epididymis. ठीक है जी. So epididymis is a coil shaped structure which is 6 meter in length present behind the testes and that is help in the storage of the sperm, that is called epididymis. वो क्या है, epididymis है. इधर फोकस करें. नाउ मुझे ये बताएं, अगर ये जो epididymis है इसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो इसको हम एपिडिडाइमाइटिस कहते हैं. बट ये किसके पीछे है, टेस्टिस के पीछे है. तो इसकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादातर किसको इन्वॉल्व करती है, टेस्टिस को. सो दैट इज वाई कंबाइंडली एपिडिडाइमोआर्काइटिस हो जाता है. समझ रहे कि नहीं. सो दिस एपिडिडाइमस exactly lies behind the testes. So therefore whenever infection is occur it will involve the testes as well. ठीक है जी. So that is why जब भी एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन आता है so एपिडिडाइमो क्या बनता है, आर्काइटिस बनता है. अब इधर फोकस करें. अब जब ये टेस्टिस है ना, इधर देखें, और इसके पीछे ये सारा कौन सा चीज़ पड़ी है, एपिडिडाइमस. तो जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आएगी तो ये स्वेल अप होगा कि नहीं. तो स्वेलिंग की वजह से ये कंप्रेशन किस पे लगाएगी, टेस्टिस पे लगाएगी. तो स्क्रोटल पेन होगा. क्या होगा, स्क्रोटल पेन. नाउ अगर सर्जन इस टेस्टिस को हाथ से ऊपर करे, लिफ्ट अप करे ऐसे, तो यहाँ पे जो प्रेशर इफेक्ट है वो कम होगा कि ज़्यादा, जी कम होगा कि ज़्यादा, कम होगा. क्योंकि जब टेस्टिस पड़ी है और ये पीछे का स्ट्रक्चर इन्फ्लेम्ड है तो उसके ऊपर तो जोर लगा रहे हैं, तो मतलब पेन आ रहा है. तो अब इसका मतलब यह है कि अगर हम टेस्टिस को यहाँ से उठाए तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी कि नहीं. तो जब जगह खाली होगी तो वहाँ पे जो इफेक्ट है, प्रेशर इफेक्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो पेन इंटेंसिटी विल बी more or less. So when the surgeon is lifting the testes in epididymoarchitis, the pain intensity will be less. That is Prince sign positive. ये क्या है, Prince sign positive. लेकिन अगर टेस्टिस
ऊपर करने से पेन इंटेंसिटी मजीद बढ़ती है तो वो टेस्टिकुलर टार्जन है, उसको प्रेंसाइन नेगेटिव कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं? सो मतलब एक में प्रेंसाइन पॉजिटिव है और एक में प्रेंसाइन नेगेटिव होता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिकुलर टार्जन एंड एपिडिडाइमो अर्काइटस। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेंसाइन, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, इसको स्टार करें, दैट इज कॉल्ड प्रेंसाइन। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड प्रेंसाइन। तो अगर हम प्रेंसाइन की बात करें, when the surgeon elevating the testes, the pain intensity will become more if the case is testicular tarsion, तो इसको प्रेंसाइन नेगेटिव कहते हैं। समझ रहे क्या नहीं? और यहाँ पे लिखे प्रेंसाइन विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ व्हाट? आंसर इज एपिडिडाइमा अर्काइटिस। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैंने ना जब इसको अपने MBBS में पढ़ा था ना, थोड़ा सा आप लोग को ये बता दूं कि देखिए ऑन द डे एग्जाम ये पॉजिटिव नेगेटिव बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उधर आप लोग को ये नहीं बताएंगे पेन कम हो रहा है ज्यादा, वो क्या कि प्रेंसाइन इज नेगेटिव, प्रेंसाइन इज पॉजिटिव, तो पता होना चाहिए कि नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है। तो पॉजिटिव का मतलब यह है अच्छी चीज कि पेन इंटेंसिटी कम हो रही है, अच्छी बात है। समझ रहे कि नहीं? नेगेटिव मीन कि पेन इंटेंसिटी मजीद बढ़ रही है, बुरी बात है। समझ रहे कि नहीं? एक तो ये है। दूसरा आसान तरीका क्या है, आपने डिफरेंशिएट करना है टेस्टिकुलर टार्जन के साथ एपिडिडाइमा अर्काइटिस। समझ रहे कि नहीं? इधर देखे इस पूरे वर्ड के अंदर अगर आप टेस्टिकुलर टार्जन भी लेके ना, इसके अंदर कहीं पे पी आता है कि नहीं? हाँ जी, टेस्टिकुलर टार्जन या टार्जन ऑफ द टेस्टिस में कहीं पे पी है कि नहीं? नहीं है। लेकिन जो एपिडिडाइमो है इसके अंदर क्या है? पी है। क्या है? पी। तो इसमें साइन भी कौन सा होता है? पी, और पी भी क्या है? पॉजिटिव है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो एपिडिडाइमाइटिस, एपी पी, समझ रहे कि नहीं? तो जिसमें पी है उसमें साइन वाला पी प्रेन, वो भी क्या है? पी बार पॉजिटिव होगा। बस समझ रहे कि नहीं? तो जब पॉजिटिव फ्रेंड साइन आ जाए दैट विल बी एपिडिडाइमो अर्काइटिस, और जब वो नेगेटिव आ जाए दैट विल बी टेस्टिकुलर टार्जन। क्लियर हो गया कि नहीं? दैट इज इंपॉर्टेंट। और आप लोग यहाँ पे लेके जो टेस्टिकुलर टार्जन है ट्रीटमेंट लेके सर्जरी, दैट इज सर्जरी, अनट्विस्टिंग सर्जरी, लेकिन कितने घंटे में? 6 आवर्स के अंदर करते हैं। और इसमें लेके स्क्रोटल सपोर्ट। ठीक है जी, स्क्रोटल सपोर्ट मतलब पेशेंट को बता दे एक्सेसिव वेट लिफ्ट which antibiotic? Ciprofloxacin। कौन सी? Ciprofloxacin should be given BD for 14 days। समझ रहे कि नहीं? तो 14 दिन तक हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन पेशेंट को देते हैं। लेकिन अगर एक मरीज है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एलर्जिक है, वो नहीं ले सकता, देन अल्टरनेट इज डॉक्सीसाइक्लिन। क्या देंगे? डॉक्सीसाइक्लिन। तो या तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे या डॉक्सीसाइक्लिन देंगे इन द पेशेंट विद एपिडिडाइमो अर्काइटिस। ठीक है जी, लेकिन याद रखें द कोर्स ड्यूरेशन शुड बी, आंसर इज 14 डेज। कितना है? 14 डेज है। ठीक है जी, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। अब ये जो एपिडिडाइमो अर्काइटिस है, अगर इस पेशेंट में फीवर होगा कि नहीं? ये इन्फ्लेमेशन है, फीवर होगा। बट अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि अल्ट्रासाउंड वाज डन एंड दैट शो इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस एंड एपिडिडाइमस विद लोकल पस फॉर्मेशन, उस इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या बनी है? पस बनी है, क्योंकि एब्सेस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस कंडीशन, so then incision and drainage will be the answer। समझ रहे कि नहीं? तो मतलब अगर विदाउट पस है तो then Cipro or doxycycline is the treatment of choice। अगर if this condition is super added with pus formation then incision and drainage should be done। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है ये प्रेंसाइन है। कौन सा है जी? प्रेंसाइन है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। इसके बाद लेके वेरिकोसील, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड वेरिकोसील। ठीक है, वेरिकोसील, वेरिकोसील के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय वेरिकोसील। इसमें लेके रिटेंशन ऑफ द वीनस ब्लड, रिटेंशन ऑफ वीनस ब्लड। ठीक है जी, रिटेंशन ऑफ वीनस ब्लड अराउंड द, रिटेंशन ऑफ वीनस ब्लड अराउंड द टेस्टिस। ठीक है जी, विच रिजल्ट dilatation of tympaniform venous plexus, tympaniform venous plexus, that is called varicocele। क्या है? वेरिकोसील है। ठीक है जी, वीनस प्लेक्सिस, इसको हम कहते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील के अंदर टेस्टिस के इर्द गिर्द वीनस ब्लड की अकोमुलेशन होती है। वेरिकोसील का पहला वर्ड क्या है?
वी, इट इज अ वीनस ब्लड अकोमुलेशन, इस तरह याद रखें, ठीक है। अगर टेस्टिस के इर्द गिर्द फ्लूइड आ जाए तो ब्लड फ्लूइड है कि नहीं, बिल्कुल है। और अगर म्यूकस सिक्रीशन आ जाए तो भी क्या है, फ्लूइड है। तो फ्लूइड शुड बी एनी नेचर, लेकिन एवरी फ्लूइड अराउंड द टेस्टिस इज नॉट वेरिकोसील, इट विल बी वेरिकोसील इफ द नेचर ऑफ द फ्लूइड इज वीनस ब्लड, क्या हो, वीनस ब्लड हो। कभी कभार टेस्टिस के इर्द गिर्द फ्लूइड आ जाती है लेकिन वो वीनस ब्लड हो नहीं होता, वो कोई म्यूकस होता है, उसको हाइड्रोसील कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोसील। तो वेरिकोसील और हाइड्रोसील इन दोनों के अंदर फ्लूइड अकुमुलेशन अराउंड द टेस्टिस होती है, बट जो वेरिकोसील है उसमें स्पेसिफिकली वीनस ब्लड अकुमुलेशन होती है। कौन सा, वीनस ब्लड अकुमुलेशन। तो सिर्फ आप वेरिकोसील के अंदर वी से याद करेंगे कि ये वीनस ब्लड अकुमुलेशन है, क्या है, वीनस ब्लड अकुमुलेशन है। इसमें लिखें इट इज कॉमन ऑन लेफ्ट साइड, इट इज कॉमन ऑन लेफ्ट साइड। इसका मतलब यह है कि जो वेरिकोसील है ये किस साइड पे कॉमन होती है, लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइडेड स्क्रोटल स्वेलिंग कराएगी, क्या कराएगी, लेफ्ट साइडेड स्क्रोटल स्वेलिंग कराएगी, ठीक है। अब लिखें इंपोर्टेंट एनाटमी। और आप लोगों को अभी जिन लोगों ने एग्जाम दिया था यहाँ से क्वेश्चन भी आया था, तो इंपोर्टेंट एनाटमी इधर से ही क्वेश्चन आता है, ये आप लोगों को आना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट न्यू है, ओल्ड है, फोकस करें, वी विल ऐड समथिंग इन दिस एज वेल, ठीक है जी। नाउ रिमेंबर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टेस्टिस, ठीक है जी, दीज आर द टू टेस्टिस, लेफ्ट टेस्टिस एंड राइट टेस्टिस। इनको हम गोनेड्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गोनेड्स, ठीक है। ओके, अगर हम टेस्टिस से, अब यहाँ पे जो इशू है ये वीनस ब्लड में है कि आर्टीरियल, वीनस में है, तो हम वीनस ड्रेनेज को डिस्कस करेंगे कि टेस्टिस की वीनस ड्रेनेज क्या होता है, ठीक है जी। नाउ रिमेंबर, आप लोग इसको नाम दे दे, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दैट इज द राइट साइड। और से सुने, अब यहाँ पे इस टेस्टिस के साथ छोटे छोटे इस तरह वेन्स होते हैं, क्या होते हैं, वेन्स, मतलब इन स्मॉलर माइन्यूट वेन्स को कहते हैं पेम्पेनिफॉर्म वेन्स। कौन सी, पेम्पेनिफॉर्म। बट ये एक है कि ज्यादा है, ज्यादा है, ग्रुप्स में है, तो उसको प्लेक्सिस कहते हैं। सो दीज आर पेम्पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सिस, दीज आर द स्मॉलर माइन्यूट वेन्स अराउंड द टेस्टिस। और ये छोटे छोटे वेन्स मिलकर कितने वेन्स बनाएंगे, एक वेन बनाता है। और से सुने, दैट इज कॉल्ड वन वेन। अब और से सुने, अब इस टेस्टिस के इर्द गिर्द भी छोटे छोटे वेन्स होंगे कि नहीं, इसका नाम भी पेम्पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सिस है। और ये मिलकर कितने वेन बनाते हैं, एक वेन बनाता है, समझ रहे कि नहीं। सो फ्रॉम द टेस्टिस इनिशियली द वीनस ब्लड शुड बी टेकन बाय पेम्पेनिफॉर्म venous plexus, and when those veins which are very small and many in number, when they collect the venous blood they will drain into one vein, समझ रहे कि नहीं। ये फिर आगे ये ब्लड कितने वेन को देगी, एक वेन। इनको कहते हैं टेस्टिकुलर वेन्स। कौन से, टेस्टिकुलर वेन। अब ये भी टेस्टिकुलर वेन है, और ये जो टेस्टिकुलर वेन है, इतना आप लोगों को याद रखना है कि हम किस साइड टेस्टिस की बात कर रहे हैं, राइट, तो इसको राइट टेस्टिकुलर वेन कहते हैं। और ये वाला क्या है, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है। अगर आप लोग एनाटॉमी की लैंग्वेज में इसको नाम देंगे ना, तो लेफ्ट गोनेडल वेन, कौन सा, लेफ्ट गोनेडल वेन, राइट गोनेडल वेन। टेस्टिस आर द मेल गोनेड्स, समझ रहे कि नहीं। जैसे फीमेल में ओवरीज है, मेल के अंदर टेस्टिस है, ये गोनेड्स होते हैं, तो इनको गोनेडल वेन्स या टेस्टिकुलर वेन्स कहते हैं, ठीक है जी। ओके, नाउ सवाल ये है कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जितना भी वीनस ब्लड है, चाहे वो लोअर लिम्ब से है, चाहे जेनेटिलिया से है, जिधर से भी है, वो इवेंचुअली जाती है इन्फीरियर वीना केवा में। कहाँ पे, इन्फीरियर। हेड एंड नेक एरिया से किस में जाती है, सुपीरियर वीना केवा। तो हमें यह पता हो कि इसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है दैट शुड बी इन्फीरियर वीना केवा, दैट इज अ मेजर वेन इन द एब्डोमेन, राइट, दैट इज कॉल्ड आईवीसी। ये क्या है, आईवीसी, इन्फीरियर वीना केवा। नाउ रिमेंबर कि हमारे किडनी जो है वो लंबर एरिया में है कि नहीं। अब ये किडनी है, ये भी किडनी है, और इस किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स होती है। एनीवन कैन गेस कि जो किडनी है उससे वापस ब्लड नहीं ले आने जो अपने वेन्स होते हैं वो रीनल वेन्स होते हैं। कौन से, रीनल वेन्स। रीनल वेन्स टेक द ब्लड फ्रॉम द किडनी एंड दे विल ड्रेन एंड डायरेक्टली इनटू द इन्फीरियर वीना केवा। बट ये हम किस साइड की बात कर रहे हैं, राइट, ये राइट रीनल वेन है, समझ रहे कि नहीं। और यहाँ से कौन सी जाएगी, लेफ्ट रीनल वेन। और से सुने, दिस कॉल्ड दी लेफ्ट रीनल वेन। कौन सा है, लेफ्ट रीनल वेन। फोकस करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि यहाँ से जो वेन जाएगी दैट विल बी लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है जी। यहाँ पे ऐसा है, क्लियर है कि नहीं। नाउ रिमेंबर, हम तो डिस्कस करेंगे टेस्टिस की वीनस ड्रेनेज। अब जो मेल के अंदर राइट टेस्टिस है, राइट टेस्टिस, तो राइट टेस्टिस से ब्लड लेने वाला वेन क्या है,
कौन सा है, राइट टेस्टिकुलर वेन। तो जब ये यहाँ से सारा ब्लड कलेक्ट करता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है, तो ये अपना ब्लड डायरेक्ट इन्फीरियर वीना केवा को देता है। समझ रहे कि नहीं? तो MCQs ये है कि राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन इनटू इन्फीरियर वीना केवा। समझ रहे कि नहीं? इन्फीरियर वीना केवा में जाती है। पार्ट जो कौन सा वेन है, लेफ्ट है, वो डायरेक्ट राइट की तरह किस में नहीं जा रही, इन्फीरियर में नहीं जा रही। ये डायरेक्ट सबसे पहले जाएगी लेफ्ट रीनल वेन में। किस में? लेफ्ट रीनल वेन। और फिर इसकी मदद से ब्लड किसको मिलेगी, इन्फीरियर वीना केवा को मिलेगी। अब समझ गए कि नहीं? सो राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन इनटू, यस, और जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है इट विल ड्रेन इनिशियली इनटू लेफ्ट रीनल वेन एंड देन इवेंचुअली इनटू इन्फीरियर वीना केवा। एंड डेस्टिनेशन एक है, लेकिन एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। नाउ इधर फोकस करें, इसमें ना कहानी है, इसमें कंसेप्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल में NRE1 ने ये पूछा था कि लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन कहाँ ड्रेन करती है। सो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन इनटू दी लेफ्ट रीनल वेन। सारे बोले कहाँ पे, लेफ्ट रीनल वेन। डोंट फॉरगेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, डोंट फॉरगेट प्लीज। ठीक है जी, इधर मुझे ये बताए, इधर फोकस करें जस्ट फॉर 1 to 2 मिनट, फिर आप लोग लेके इधर देखें। अगर ये राइट टेस्टिकुलर वेन है, ये तो इस मेजर वेन में जा रहे हैं ना, इसका डायमीटर बड़ा है, जिसका डायमीटर छोटा होगा तो उसमें प्रेशर भी ज़्यादा होगा। एरिया तंग है तो प्रेशर ज़्यादा है। अब यहाँ पे डायमीटर बड़ा है तो प्रेशर कम है, लेकिन फ्लूइड ज़्यादा आ रही है, ब्लड ज़्यादा आ रहा है। तो दिस वेन ड्रेन द ब्लड अगेंस्ट हाई प्रेशर वेसल और लो प्रेशर, लो प्रेशर, क्योंकि इन्फीरियर वीना केवा इज अ मेजर वेन, तो उसमें तो एरिया ज़्यादा है, तो उसमें प्रेशर क्या होगी, कम होगी। बट ये जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है इट ड्रेन द ब्लड अगेंस्ट हाई प्रेशर और लो हाई प्रेशर, क्योंकि रीनल वेन स्मॉल होता है और उसमें प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जिस साइड पे अब आपके पास 2 बॉल है, एक बॉल आपके लेफ्ट हैंड में है और एक राइट में है, और आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन जो आपका राइट हैंड है वो किसी ने नहीं पकड़ा है, तुम बस इजीली ऊपर नीचे कर रहे हो, लेकिन लेफ्ट में बॉल भी है और कोई बंदा आपको ऊपर जाने भी नहीं देता, प्रेशर लगा रहे। तो किस साइड की वीनस ड्रेनेज डिफिकल्ट है, लेफ्ट साइड की। तो इस साइड के ऊपर अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाए तो वीनस ब्लड की रिटेंशन हो सकती है कि नहीं। तो अगर इस साइड पे, रिमेंबर, लेट सपोज इस वेन के अंदर वाल्व होते हैं, क्या होते हैं, वाल्व। अगर ये वाल्व काम ना करे तो मतलब वाल्व का काम तो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करना है, बट अगर ये वाल्व काम ना करे तो फिर ये ब्लड जो है ये टूवर्ड, देखें ये ब्लड ऊपर आ रही है कि नीचे जा रही है, ऊपर, तो ये टूवर्ड द ग्रेविटी है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जो वेन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करता है ना, उसमें नेचर ने वाल्व रखा है, क्या रखा है, वाल्व, ताकि जो ब्लड ऊपर आए वो वाल्व बंद हो जाए ताकि वो नीचे दोबारा ना जाए। तो अगर इसमें वाल्व इनकम्पिटेंसी है, क्या है, वाल्व इनकम्पिटेंसी, वाल्व खराब है लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन के अंदर, तो फिर यहाँ पे ब्लड की नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे और वो ब्लड अराउंड द क्या मिल जाएगी, टेस्टिस। तो ये कौन सा ब्लड है, आर्टेरियल है कि वीनस, वीनस। तो इस वीनस ब्लड की रिटेंशन को अराउंड टेस्टिस विद इन द पेम्पेनिफॉर्म venous plexus, that is called of varicocele. तो varicocele is very common on left side or right side. The reason is कि left testicular vein drain against high pressure vessel. समझ रहे कि नहीं? ये एनाटमी की वजह से जब भी वेरिकोसील के लोग आते हैं तो उसमें लेफ्ट टेस्टिकुलर स्वेलिंग होती है, क्या होती है, लेफ्ट टेस्टिकुलर स्वेलिंग। ठीक है जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ये बात समझ गए सारे के नहीं? अब देखे यहाँ पे क्लिनिकल फीचर, लेकिन इस एरिया से एक MCQ पक्का आता है और अभी भी आया था, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट। देखिए क्लिनिकल फीचर, ठीक है जी, क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले के दैट इज कॉल्ड दैट इज स्क्रोटल स्वेलिंग। क्या आएगी, स्क्रोटल स्वेलिंग। इसमें जो मरीज आते हैं ना वो ये कहते हैं कि उनको दर्द ज़्यादा नहीं है बट उसमें स्वेलिंग ज़्यादा होती है, समझ रहे कि नहीं? सो वेरिकोसील इज अ स्क्रोटल कंप्लेंट विच इज प्रीडोमिनेंट स्वेलिंग नॉट पेन, समझ रहे कि नहीं? टेस्टिकुलर टार्जन में प्रीडोमिनेंट क्या होता है, पेन। एपिडिडाइमो आर्काइटिस भी पेन वाला है। ये 2 कंडीशन प्रीडोमिनेंट क्या है, पेन है, बट वेरिकोसील के अंदर प्रीडोमिनेंट स्वेलिंग होती है। ठीक है जी, तो मरीज कहेगा कि उसको ज्यादा टेंशन स्वेलिंग की है और यहाँ पे लेके दैट विल बी यूजुअली लेफ्ट साइडेड। ऐसा है कि नहीं कि इसमें जो स्वेलिंग है वेरिकोसील के अंदर वो ज्यादातर क्या होगी, लेफ्ट साइडेड होती है। ठीक है, यहाँ पे लेके सेंसेशन ऑफ हैवीनेस, इनको स्क्रोटल एरिया के अंदर एक तो हैवीनेस सेंसेशन आएगी, सेंसेशन ऑफ हैवीनेस इन द स्क्रोटम। ठीक है, हैवीनेस इन द स्क्रोटम, दैट इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि द पेशेंट विल हैव माइल्ड पेन, इसमें इंटेंस पेन कभी भी नहीं होती है, सो माइल्ड पेन विल बी देयर। ठीक है जी, लेकिन मेन पॉइंट ये है MCQs करे
कि ऑन एग्जामिनेशन, हम जब क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। देखिए अब और से सुने शाबाश, यहाँ पे दीज टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, राइट, ये किसके अंदर है, स्क्रोटम के अंदर। अब और से सुने, तो जब वीनस ब्लड ऊपर नहीं जाएगी तो वो बैकवर्ड आ जाएगी और किसके इर्द गिर्द जमा हो जाएगी, टेस्टिस। और जब वीनस ब्लड का प्रेशर पीछे बढ़ जाएगी तो जो छोटे छोटे वेन्स होते हैं उसमें प्रेशर आएगी कि नहीं, सो दोज वेन बिकम डायलेट और कंस्ट्रक्ट डायलेट। ये छोटे छोटे वेन जब डायलेट होंगे दे विल एक्ट एज अ वार्म, एक्ट एज अ वार्म, एंड दिस स्क्रोटम विल बी एक्ट एज अ बैग। ये क्या है, बैग। तो हम जब स्क्रोटल स्वेलिंग को लाइट थ्रो करेंगे, लाइट, तो हमें लाइट जो ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट है, कौन सा, ट्रांस इल्यूमिनेशन, जैसे हम लाइट थ्रो करेंगे तो हमें इस वेन्स की, छोटे छोटे वेन्स की डायलेटेशन नजर आएगी कि नहीं, हमें ऐसे नजर आएगी कि ये भी वेन है, ये भी है, छोटे छोटे वेन, एंड दे एक्ट लाइक वॉर्म्स, किस तरह, वॉर्म्स की तरह। और इसके अंदर जो स्क्रोटम है इट विल एक्ट एज अ बैग। तो लेके बैग्स ऑफ वॉर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है जी, बैग्स ऑफ वार्म। तो ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट जब भी ये बताए कि स्क्रोटल स्वेलिंग तो है लेकिन हमें लाइट थ्रो करने के बाद क्या नजर आ रही है, बैग्स ऑफ वार्म, दैट इज हॉल मार्क ऑफ वर्ड, दैट इज वेरिकोसील। ये वेरिकोसील के अंदर होता है, ठीक है जी। सो वेरिकोसील के अंदर जब भी हम एग्जामिनेशन करते हैं देयर विल बी बैग्स ऑफ वार्म, दैट इज दैट्स कॉल्ड बैग्स ऑफ वार्म, ठीक है जी। ओके, इसमें दो पॉइंट हैं। अब कभी कभार ये वैसे आप लोगों को मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन ये एनआरई वन इतना पूछेगा नहीं, बट जस्ट आप लोग की नॉलेज के लिए। अगर एक पेशेंट है उसको स्वेलिंग है, समझ रहे कि नहीं, स्वेलिंग है बट अब उसकी स्क्रोटम में लाइट थ्रो करते हैं बट उसमें बैग्स ऑफ वार्म नजर नहीं आते हैं, लेकिन स्वेलिंग लेफ्ट साइड की है और वीनस ब्लड है, तो ये माइल्ड है कि सीवियर है, माइल्ड है। आप मरीज को कहते हैं कि आप कफ करें, क्या करें, कफ। तो जब मरीज कांसी करता है तो उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, तो कफ करने से उस वेन्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगी कि नहीं। तो अगर कफ करने से, इसको कहते हैं वाल्सल्वा मेनूअर, क्या कहते हैं, वाल्सल्वा मेनूअर, मतलब कफ करने से अगर बैग्स ऑफ वार्म अपीयर हो जाते हैं इसको ग्रेड 1 वेरिकोसील कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेड 1, समझ रहे कि नहीं। मिसाल के तौर पे इफ द बैग्स ऑफ वार्म बिकम मोर अपीयरेबल ऑन वाल्सल्वा मेनूअर, इसका नाम क्या है, ग्रेड 1। फिर हम मरीज को कहते हैं, जैसे मरीज लेटा है, तो मतलब जब बंदा लेटा हो तो ग्रेविटी इफेक्ट ज्यादा होता है कि कम, कम होता है, तो हमें स्वेलिंग प्रोमिनेंट नजर नहीं आएगी। हम मरीज को फिर उठाते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, क्या आप खड़े हो जाए, जेनिटेलिया विल बी एक्सपोज, तो जब मरीज खड़ा होता है तो ग्रेविटी इफेक्ट ज्यादा होती है, तो वीनस ब्लड नीचे ज्यादा जाएगी कि नहीं। तो अगर बैग्स ऑफ वार्म वेरिकोसील के अंदर मोर प्रोमिनेंट नजर आते हैं व्हेन द पर्सन इज स्टैंडिंग, इसको ग्रेड 2 कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेड 2। और अगर बंदा चाहे लेटा है, चाहे वो बैठा है, चाहे वो खड़ा है, चाहे कफ करे ना करे, हर टाइम पे हम जब भी एग्जामिनेशन करें एट एनी पोजीशन हमें बैग्स ऑफ क्या नजर आए, वार्म, इसको ग्रेड 3 वेरिकोसील कहते हैं। आप समझ रहे कि नहीं। तो इफ द बैग्स ऑफ वार्म इज अपीयर ऑन वाल्सल्वा मेनूअर, दैट इज कफ, दैट इज कॉल्ड ग्रेड 1। अगर स्टैंडिंग पे आ जाए तो आंसर इज ग्रेड 2, और अगर किसी भी पोजीशन पे आ जाए दैट इज ग्रेड 3। So varicocele has 3 grades. How many? 3 grades. And grade 3 is very complicated and that is dangerous and has to be managed surgically. ठीक है जी। तो ये ग्रेडिंग आप लोग को जस्ट बतानी थी, अगर किसी ने शॉर्ट लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो देखें, when varicocele veins become palpable and bags of worm appear after valsalva maneuver, वो क्या है, ग्रेड 1 है। If it is palpable or appear after standing, वो ग्रेड 2 है। बट इफ इट इज विजिबल एट एनी ओकेजन, एट एनी कंडीशन, एट एनी पोजीशन, देन इट इज कॉल्ड ग्रेड 3, वो क्या है, ग्रेड 3 है। अब लेके इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन है दैट इज ऑलवेज रिमेंबर अल्ट्रासाउंड, क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड विल टेल कि देयर इज अ वीनस ब्लड अक्यूमुलेशन, और ये हमें ये भी बताएगी कि किस साइड पे है। तो यूजुअली इन पेशेंट को लेफ्ट साइड आती है, कौन सी, लेफ्ट साइड। अगर हम ये जो वीनस ब्लड है ना, अगर ज़्यादा देर तक ये अराउंड द टेस्टिस रहे तो ये टेस्टिस की फंक्शन को खराब कर सकती है कि नहीं। तो इफ वी थिंक मे इट कैन काज इनफर्टिलिटी, तो लेके सीमन एनालिसिस, क्या करेंगे, सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस इसलिए करते हैं जस्ट टू लुक फॉर द इनफर्टिलिटी एंड द स्पर्म मोटिलिटी एंड द स्पर्म काउंट, ठीक है जी। तो सीमन एनालिसिस, बट रिमेंबर इफ द क्वेश्चन कम हाउ टू डायग्नोज वेरिकोसील इटसेल्फ, अल्ट्रासाउंड इज द आंसर, क्या है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हमें डायग्नोज बताएगी, बट जो इनफर्टिलिटी है वो हमें कौन बताएगी, सीमन एनालिसिस, कि भाई स्पर्म काउंट अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद लेके ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर
नंबर 1 लेके अगर माइल्ड है, दैट इज जैसे ग्रेड 1 है, दैट इज कॉल्ड वेट इन वॉच। क्या करेंगे? वेट इन वॉच, मतलब फॉलो अप थेरापी करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे सीवियर है या विजिबल है, विजिबल से मुराद ग्रेड 3 है, तो यहाँ पे लेके सर्जरी। क्या करेंगे? सर्जरी, दैट इज अ माइनर सर्जरी। कौन सी सर्जरी? माइनर सर्जरी। स्क्रोटम में कट लगाते हैं और जो फ्लूइड है, वीनस फ्लूइड है, उसको बाहर निकालते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है सबसे अहम कि हम उस वेन्स को भी लाइगेट करते हैं जहाँ पे उसके अंदर इशू है, एंड सर्जरी प्लस लेके रूल्ड आउट द काज ऑफ दैट वेरिकोसील, कि मतलब उसकी काज क्या है, इशू क्या है। कभी कभार मसला किस साइड की किडनी में होती है? लेफ्ट साइड, तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे जा सकती है कि नहीं, और ये इधर प्रॉब्लम करा सकती है। तो लेफ्ट साइड किडनी कैन काज लेफ्ट टेस्टिकुलर इशू, but right side kidney cannot cause right side testicular issue because right testicular vein directly drain into the inferior vena cava, ठीक है जी। तो सर्जरी लेके और प्लस लेके रूल्ड आउट द काज ऑफ दैट वेरिकोसील, कि जो वेरिकोसील है उसके साथ काज क्या होता है, ठीक है। ओके, अब मैं आप लोगों को ना दो चीज़ें यहाँ से जल्दी बता रहा हूँ कि अहम कौन कौन सी चीज़ें मजीद आप लोगों ने यहाँ से गेट करनी है। लेकिन MCQ नंबर 1, शाबाश। पहले मैं आप लोगों को ना MCQs की शक्ल में एक दो चीज़ें बता रहा हूँ, ये बहुत अहम है NRE स्टेप 1 के लिए। अगर फॉर एग्जांपल देखिए, इफ द पेशेंट हैविंग स्क्रोटल स्वेलिंग, if the patient having scrotal swelling and on palpation the scrotum feel hard, that is called a feel hard, ठीक है जी। scrotum feel hard। अब देखिए, स्क्रोटल स्वेलिंग के अंदर बंद आता है, बट व्हेन वी पल्पेट द स्क्रोटम इट फील हार्ड। ये क्या है? हार्ड। इसमें सॉफ्ट या लिक्विड अपीयरेंस नहीं है, मतलब जब आप स्क्रोटम को फील करें एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट विल बी वेरी हार्ड, ठीक है जी। तो इसमें ना आगे एग्जामिनर दो बातें बताएगा। अब देखें, इसके साथ दो चीज़ें पॉसिबल है। अगर एग्जाम के अंदर बताए कि ऑन पल्पेशन हार्ड तो है स्क्रोटम, बट ऑन पल्पेशन वी कैन नॉट या एग्जामिनर कैन नॉट, इज एग्जामिनर अगर वी स्क्रोटम पल्पेट कर रहे होते हैं तो वी कैन नॉट और एग्जामिनर कैन नॉट गेट अबव स्वेलिंग, कि जो एग्जामिनर है वो स्वेलिंग के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा। समझ रहे कि नहीं? ये बात बहुत ज़रूरी है, इसको याद करें, एग्जाम के अंदर काम आएगी, ठीक है। या मिसाल के तौर पे एग्जामिनर गेट अबव स्वेलिंग, ठीक है जी। above swelling, that is important, above swelling। अब इसमें ना दो चीज़ें आप लोगों ने समझनी है। अगर एग्जामिनर स्वेलिंग के ऊपर नहीं पहुंच रहा या एग्जामिनर स्वेलिंग के ऊपर पहुंच रहा है, तो फिर इसकी कौन कौन सी डीडीज हो सकती है या कौन कौन सी एसोसिएशन हो सकती है। तो थोड़े को और से सुने, इसके अंदर मेन पॉइंट्स क्या है, फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर एग्जामिनर पल्पेशन करे और वो स्वेलिंग के ऊपर नहीं पहुंच रहा, हाँ जी, फोकस करें, दिस इज द स्क्रोटम, ठीक है जी। स्क्रोटम जो है इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, क्या है? एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आप स्क्रोटम ऊपर जैसे एनाटोमिकल आए तो ये एब्डोमेन के साथ अटैच है। किसके साथ? एब्डोमेन। मिसाल के तौर पे दिस इज विच कैविटी? एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि हम एनाटमी में इंग्वाइनल कैनाल पढ़ेंगे जो यहाँ से गुजरता है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, और से सुने, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्रोटम के अंदर स्वेलिंग है, क्या है जी? स्वेलिंग है। अगर ये स्वेलिंग इधर है तो एग्जामिनर क्या करेगा, इसको ऐसे ना ऐसे पल्पेट करेगा, समझ रहे कि नहीं? पल्पेट करेगा, उसको स्वलन फील होगा। एक वक्त आएगा जब वो ऐसे जोर लगाएगा तो उसके अंदर हाथ चले जाएंगे, इस मीन के यहाँ पे मजीद स्वेलिंग हो नहीं है। अगर एग्जामिनर स्क्रोटम पल्पेट करते वक्त ये फील करे कि अब मैं ऐसी जगह पे आ चुका हूँ कि जहाँ पे मजीद स्वेलिंग हो नहीं है, तो वी विल से एग्जामिनर रीच अबव दैट स्वेलिंग। बात समझ गए कि नहीं? वी विल से एग्जामिनर रीच अबव दैट स्वेलिंग। बट अगर एग्जामिनर कहता है कि भाई स्वेलिंग है कि नहीं, स्वेलिंग है कि नहीं, अब ये स्वेलिंग है ना सारी, ऊपर कौन सी कैविटी है? एब्डोमेन। एग्जामिनर नीचे से स्टार्ट करे, ऊपर जाए और स्क्रोटम खत्म हो जाए, लेकिन स्टिल स्वेलिंग इज देयर, देन एग्जामिनर विल नॉट रीच अबव दैट स्वेलिंग। समझ रहे कि नहीं? अगर मिसाल के तौर पे
अगर वो स्वेलिंग की लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा एग्जामिनर, तो इसका मतलब ये है कि स्वेलिंग पूरे स्क्रोटम में होगा कि नहीं। पूरे का मतलब यह है कि कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो कहां से आई है। अब एब्डामेन में तो हम जा नहीं सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन ना करें, ये तो हम पल्पेशन कर रहे हैं। तो अगर पल्पेशन पे हम स्वेलिंग को फील करें और ये स्क्रोटम खत्म भी हो जाए बट फिर भी स्वेलिंग खत्म हो, तो फिर इसका ओरिजिन 100% 99% कहां से होता है, एब्डामेन से, एंड दैट विल बी स्क्रोटल हर्निया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है, स्क्रोटल हर्निया है, क्योंकि हर्निया जो है एब्डामेन से आती है स्क्रोटम के अंदर, और जब स्क्रोटम स्वेलिंग होता है उसकी एक वजह एब्डोमिनल हर्निया हो सकती है। और जो हर्निया है उसमें पार्ट ऑफ द आर्गन है कि नहीं, तो वो फ्लूइड है क्या, पार्ट ऑफ द आर्गन है, आर्गन है, तो आर्गन जो है फ्लूइड के बनस्बत सॉफ्ट है कि हार्ड, तो दैट इज वाई द पल्पेशन विल बी हार्ड फील। समझ रहे कि नहीं। तो अगर स्क्रोटम के अंदर पल्पेशन पे जो पैथोलॉजी है वो एग्जामिनर को क्यों सा फील हो जाए, हार्ड फील हो जाए, और पल्पेट करते करते स्क्रोटम खत्म हो जाए, बट द एग्जामिनर कैन नॉट गेट अबव दैट स्वेलिंग, इट्स मीन कि इस प्रॉब्लम का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, डामन में है, तो लेकिन इट विल बी स्क्रोटल हर्निया। ये क्या है, स्क्रोटल हर्निया है। ये बात समझ गए सारे कि नहीं। दैट इज वन ऑफ द वे हाउ टू डिफरेंशिएट। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिखता जाऊँ, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटल हर्निया, इसको हम कहते हैं स्क्रोटल हर्निया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ रिमेंबर, अगर एग्जामिनर को स्क्रोटम के अंदर कोई चीज़ हार्ड फील हो जाए ना, और वो कहे बट टेस्टिस हैज़ टू बी सेपरेटेडली पल्पेटेड, क्योंकि टेस्टिस भी हार्ड होती है बट दैट शुड बी सेपरेटेडली फील, कि टेस्टिस अलग है और ये जो हार्ड फीलिंग है ना, पैथोलॉजी है, ये अलग है। अब देखें, अगर ये स्क्रोटम है और इसके अंदर कोई, जैसे टेस्टिस है और इसके अंदर ये कोई हार्ड स्वेलिंग है, समझ रहे कि नहीं। अब एग्जामिनर जब देखेगा तो उसकी जनाब यहाँ पे जब आएगा तो स्वेलिंग खत्म हो जाएगी क्या नहीं। सो द एग्जामिनर विल रीच अबव स्वेलिंग और नॉट, यस रीच अबव स्वेलिंग। तो फिर प्रॉब्लम ऊपर से है कि लोकलाइज इशू है, इट मे बी टेस्टिकुलर ट्यूमर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ट्यूमर है क्योंकि हार्ट इज अ ट्यूमर। हार्ट क्या है, ट्यूमर है। इट इज नॉट वेरिकोसील, इट इज नॉट हाइड्रोसील, बिकॉज दोज आर फ्लूइड, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अनपल्पेशन, दिस पैथोलॉजी फील हार्ड, ये हार्ड है। तो लेकिन टेस्टिकुलर कैंसर क्या हो सकती है, टेस्टिकुलर कैंसर हो सकती है। कंसेप्ट समझ रहे हो क्या नहीं। दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर कैंसर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, टेस्टिकुलर कैंसर से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज में याद रखना है कि इफ द स्क्रोटल कंप्लेंट इज हार्ड एंड इफ द एग्जामिनर कैन नॉट गेट अबव दैट स्वेलिंग, दैट इज हर्निया। क्या है, हर्निया है। बट अगर मिसाल के तौर पे द एग्जामिनर कैन रीच अबव दैट स्वेलिंग एंड द प्रॉब्लम इज लोकलाइज्ड, देन इट मे बी टेस्टिकुलर कैंसर। हो सकता है बट 100% नहीं है, बट वी विल थिंक लाइक दैट। समझ रहे कि नहीं, क्योंकि हमें आगे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि फॉर एग्जांपल अब ये स्क्रोटम है ना, इसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पे कोई मांस है और ये भी स्क्रोटम है जिसके अंदर ऊपर से हर्निया है। क्या है, हर्निया। तो दोनों हार्ड है कि लिक्विड है, हार्ड है, तो इससे कभी भी लाइट पास हो नहीं होती। तो इन दोनों के अंदर ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट नेगेटिव होता है। समझ रहे कि नहीं। व्हेन वी पास द लाइट, हम क्या करते हैं, एक पेज लेते हैं, टिश्यू पेपर, समझ रहे कि नहीं, और एक हाथ में लाइट होता है। पेशेंट इज एक्सपोज आफ्टर टेकिंग कंसर्न फ्रॉम द पेशेंट। आप टिश्यू पेपर का एक पेज स्क्रोटम के एक साइड पे रखे हाथ में, और दूसरे साइड पे आप उस पर लाइट थ्रो करें स्क्रोटम पे, और देखें कि ये लाइट स्क्रोटम के उस पार पास होती है कि नहीं। अगर ये उस पार पास होगी तो दूसरे साइड जो आपने पेपर रखी है उसमें आपको लाइट नजर आएगी कि नहीं, नजर आएगी। बट अगर आप लाइट थ्रो करें बट दूसरे साइड पे पेपर के ऊपर लाइट नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब जो ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट है वो क्या है, नेगेटिव है, वो दूसरे साइड पास हो नहीं हो रही, क्योंकि सॉलिड पैथोलॉजी के अंदर लाइट पास हो नहीं होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है जी। नाउ इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये इसके साथ ही है, ऐसा है कि आप लोगों ने याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पे इफ स्क्रोटल यहाँ पे लेके, इफ द स्क्रोटल, ठीक है जी, पैथोलॉजी इज सॉफ्ट, क्या है, सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट के मतलब लिक्विड हो सकती है कि नहीं, पैथोलॉजी सॉफ्ट है, प्लस इसके साथ स्वेलिंग है। क्या है, स्वेलिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट, स्वेलिंग है। देन हमें यहाँ पे दो चीज़ देखनी है। नंबर वन, हमें ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करना है। क्या करना है, ट्रांस इल्यूमिनेशन। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट भी करेंगे, और साथ में यहाँ पे देखे वी विल सी इट इज द स्वेलिंग आइदर यूनिलेटरल और बायलेटरल, एक साइड टेस्टिस की है या दोनों साइड की है। अब ये चीज़ें आप लोगों ने सुननी है। इसका तो एक आंसर वेरिकोसील हो सकता है कि नहीं, दैट इज वेरिकोसील। इसमें वीनस ब्लड है
वो लिक्विड है, फ्लूइड है, हार्ड तो नहीं है ना, दैट इज कॉल्ड वेरिकोसील। और यहाँ पे लेके हाइड्रोसील हो सकता है। अब ये जो हाइड्रोसील है ये फ्लूइड अक्यूमुलेशन है, क्या है, फ्लूइड अक्यूमुलेशन अराउंड द टेस्टिस है कि नहीं, फ्लूइड अक्यूमुलेशन अराउंड द टेस्टिस, बट मैं स्पेसिफिक लिखूंगा विद ट्यूनिका वेजिनेलस, किसके अंदर, ट्यूनिका वेजिनेलस। और ट्यूनिका वेजिनेलस इज अ पार्ट ऑफ पेरिटोनियम आर नॉट, इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिटोनियम विच सराउंड दी टेस्टिस, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनेलस। तो टेस्टिस के इर्द गिर्द जो पेरिटोनियम फोल्ड है ट्यूनिका वेजिनेलस, उसके अंदर अगर फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाए तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, हाइड्रोसील। और कभी कभार ना इंसान ट्रोमा में, जैसे क्रिकेट खेलते वक्त, फुटबॉल खेलते वक्त मेल को टेस्टिकुलर ट्रोमा हो जाता है, तो इस ट्यूनिका वेजिनेलस में फ्लूइड के जगह ब्लड आना शुरू हो जाता है, इसको हेमेटोसील कहते हैं, क्या कहते हैं, हेमेटोसील। सो व्हेन देयर इज अ फ्लूइड अक्यूमुलेशन आंसर विल बी हाइड्रोसील, बट व्हेन देयर इज अ ब्लड अक्यूमुलेशन आंसर विल बी हेमेटोसील। दोनों का ट्रीटमेंट जो है इंसिजन एंड ड्रेनेज होता है, ठीक है जी। एक में हम ब्लड को ड्रेन करते हैं और दूसरे में हम फ्लूइड को ड्रेन करने होते हैं, समझ रहे कि नहीं। लेकिन सवाल ये है, ये जो है वेरिकोसील, इसमें एमसीक्यूज ये है कि बैग ऑफ वार्म, इसमें क्या होती है, बैग ऑफ वार्म। इसमें तो फ्लूइड तो है लेकिन फ्लूइड आम फ्लूइड नहीं है, वीनस ब्लड है, और वीनस ब्लड का प्रेशर बैग किस पे लगता है, पेम्पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सिस, and that will be dilated and they will be act as a worm within the scrotum which act as a bag. So bag of worm concept इसके अंदर आता है, ठीक है जी। लेकिन bag of worm हाइड्रोसील में नहीं हो सकता, ठीक है जी। दूसरी बात, इट इज लेफ्ट साइडेड, किस साइड पे होता है, लेफ्ट साइडेड। और ये जो हाइड्रोसील है ये दोनों साइडेड होता है, बोथ साइडेड। इसका मतलब जब टेस्टिस के इर्द गिर्द ज़्यादातर फ्लूइड आता है तो उसमें डिफ्यूज स्वेलिंग होती है, और उसमें स्वेलिंग ज़्यादातर किस साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड लेफ्ट साइड पे होता है, ओके। अब सवाल ये है, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, और से सुने। मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल आप लोग को मैं आसान बनाता हूँ, दिस इज द टेस्टिस, और यहाँ पे जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है इस टेस्टिस के इर्द गिर्द, इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनेलस, ट्यूनिका वेजिनेलस। अब ये जो पेरिटोनियम का फोल्ड है ना, जो टेस्टिस के इर्द गिर्द है, इसके अंदर सिक्रीशन बनती है, क्या बनती है, सिक्रीशन, उसको हम कहते हैं फ्लूइड सिक्रीशन, फ्लूइड कहते हैं। तो आप लोगों ने प्लीज़ याद रखना है, जितने स्टूडेंट हैं, कि द ट्यूनिका वेजिनेलस विच इज अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम सराउंडेड द टेस्टिस, इट सिक्रीट फ्लूइड ऑन डेली बेसिस, बट दोज फ्लूइड फ्रॉम नियर बाई एब्जॉर्ब एज वेल। कि जो चीज़ पैदा हो रही है तो उसको एब्जॉर्ब भी होना है, अगर ये सिर्फ पैदा हो रही है एब्जॉर्ब नहीं होगा तो 2-3 दिन के अंदर इसका लेवल बढ़ सकता है कि नहीं। तो मतलब ये बनती भी है और अब्जॉर्ब भी होती है। अगर एक पेशेंट है उसको हाइड्रोसील है तो इसका मतलब यह है या तो उसका प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड क्या है, ज़्यादा है, या उसका जो अब्जॉर्प्शन है वो क्या है, वो कम है। तो मतलब ऐसा हाइड्रोसील जिसमें फ्लूइड तो नॉर्मल बने बट इशू अब्जॉर्प्शन में हो, किस में हो, जिसको प्राइमरी हाइड्रोसील कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोसील। मिसाल के तौर पे डिफेक्ट इन फ्लूइड एब्जॉर्प्शन, इसके अंदर डिफेक्ट इन फ्लूइड एब्जॉर्प्शन, कि भाई फ्लूइड एब्जॉर्प्शन के अंदर इशू है। ये भाई लास्ट लेक्चर में जो प्रीवियस सेशन है उसके अंदर नहीं है, इसको याद रखना है। इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोसील 10, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोसील, ठीक है। लेकिन बास पेशेंट आते हैं जिनको हाइड्रोसील होता है, लेकिन इसका जो इशू है ना वो एक्सेसिव प्रोडक्शन में होता है, किस में होता है, एक्सेसिव, कि भाई जो फ्लूइड है वो नॉर्मल से क्या बन रहा है, ज़्यादा, तो एक्सेसिव प्रोडक्शन। तो एक्सेसिव प्रोडक्शन जिसमें होगी, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, दैट विल बी सेकेंडरी हाइड्रोसील, वो क्या है, सेकेंडरी। तो हाइड्रोसील में भी प्राइमरी और इट में भी डिपेंड अपॉन दी पैथोजेनेसिस ऑफ दैट हाइड्रोसील, ठीक है जी, द काज। तो या तो फ्लूइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या फ्लूइड की ड्रेनेज कम हो जाए, दोनों की वजह से हाइड्रोसील होता है। तो अगर फ्लूइड जो है वो बनती नॉर्मल है बट वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाती तो क्या है, प्राइमरी है। बट अगर फ्लूइड बनती इतनी ज़्यादा है कि वो अब्जॉर्ब होने का एबिलिटी ही नहीं रखती, क्योंकि ड्रेनेज ठीक है बट अब्जॉर्प्शन क्या है। अगर एक नाली है ना, वो जाली है, वो बिल्कुल ठीक है, बट आप उस पर एक बाल्टी की बजाय 10 बाल्टी पानी छोड़ दें तो वो नॉर्मल होते हुए भी काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके ऊपर आप फ्लूइड की प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो एक्सेसिव प्रोडक्शन बढ़ाने से फ्लूइड एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी कि रिटेंशन, रिटेंशन। और जब फ्लूइड अक्यूमुलेशन अराउंड द टेस्टिस हो जाए तो उसको हाइड्रोसील कहते हैं। और हाइड्रोसील के अंदर जो सेकेंडरी है वो एक्सेसिव किस वजह से होती है,
प्रोडक्शन की वजह से होती है, ठीक है जी। सो दैट इज इंपॉर्टेंट वन एंड रिमेंबर दैट इज आस्क्ड इन द एग्जाम्स एज वेल, ठीक है। एनीवन व्हाट इज मेंट बाय प्रोसेस वेजिनेलिस? शाबाश, एनीवन इन द होल क्लास? अभी तो बताया है प्रोसेस वेजिनेलिस। एक मिनट आप बताएं। ओके, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो एब्डोमेन से स्क्रोटम में आती है, ऐसा क्या नहीं, लेकिन ये बाय बर्थ फेनोमेना है, बट आफ्टर द बर्थ इट हैज टू बी ओपन और क्लोज। अगर ये ओपन रहे, अगर ये क्या रहे, इसको फिर वैसे कहते हैं पेटेंट प्रोसेसिस वेजिनेलिस। क्या कहते हैं? पेटेंट। तो अगर ये ओपन रहे, और से सुने, तो फिर ये फ्लूइड की सिक्रीशन को डिस्टर्ब करेगी कि नहीं? तो अगर बच्चों में प्रोसेसिस वेजिनेलिस जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है उसकी खुला रहने की वजह से हाइड्रोसील होता है, इसको कंजेनिटल हाइड्रोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजेनिटल हाइड्रोसील। तो कंजेनिटल हाइड्रोसील की जो मेन काज है वो इन फेलियर ऑफ द प्रोसेस वेजिनेलिस टू ओब्लिटरेट आफ्टर द बर्थ। तो कौन सा है? कंजेनिटल हाइड्रोसील हो सकता है। तो कंजेनिटल हाइड्रोसील ये आप लोगों ने इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। ओके, सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट वन। ये आप लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और कंजेनिटल ये आप लोगों ने याद रखनी। इसमें जब भी पेशेंट आते हैं तो स्वेलिंग के अंदर आते हैं ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव। कौन सा? ट्रांस, क्योंकि ये फ्लूइड है, ये तो सॉलिड नहीं है, लेकिन इसमें बेग्स ऑफ वार्म अपीयरेंस नहीं होती है, ठीक है जी। हाइड्रोसील ट्रीटमेंट में लेकर ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, के ट्रीटमेंट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है जी। सो ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट लेके के नंबर वन दैट इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ प्रोसेस वेजिनेलिस। क्या करेंगे? क्लोजर ऑफ प्रोसेसिस वेजिनेलिस इफ इट इज कंजेनिटल। क्या हो? कंजेनिटल। क्लोजर ऑफ दैट इज प्रोसेसिस वेजी, लेकिन ब्रैकेट में प्लीज लेके सारे इफ इट इज कंजेनिटल। वेरी गुड। ओके, इसमें ना हम एक फॉर एग्जांपल कंसेप्ट है कि हम स्क्रोटम को अप्रोच करते हैं, अराउंड द टेस्टिस जाते हैं और वहाँ के जो फ्लूइड है ना उसको बाहर निकालते हैं, और उस एरिया को फिर हम ज़रूरत के लिए स्टिच भी करते हैं ताकि जो फ्लूइड है वो दोबारा रीअक्यूमुलेट ना हो जाए। तो ऐसे कंसेप्ट को क्या कहते हैं? इसका एक नाम है हाइड्रोसील के लिए जो ज़्यादातर हम प्रोसीजर करते हैं इसको हम जुबलेज रिपेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुबलेज रिपेयर, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड जुबलेज रिपेयर। जुबलेज रिपेयर नाम सिर्फ याद रखें, इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच incision is given to remove the fluid around the testis, that is done for the hydrocele। ये किसके लिए करते हैं? हाइड्रोसील के लिए करते हैं, ठीक है जी। और लास्ट में अगर जुबलेज रिपेयर काम ना करे तो लॉर्ड्स प्लाइकेशन, इसको क्या कहते हैं? लॉर्ड्स प्लाइकेशन। ये दोनों तरीक़ेकार है जो हम किस में करते हैं? लॉर्ड्स प्लाइकेशन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसील। तो ये नाम पता होना चाहिए, जुबलेज रिपेयर एंड लॉर्ड्स प्लाइकेशन, दोनों आर डन फॉर द एक्सेसिव रिमूवल ऑफ द फ्लूइड अराउंड द टेस्टिस, और ये दोनों जनाब किस में करते हैं? हाइड्रोसील के अंदर करते हैं, ठीक है जी। तो वन इज जुबलेज रिपेयर, अनदर इज कॉल्ड लॉर्ड प्लाकेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हमें कभी कभार फ्लूइड भी निकालना पड़े और जो सेक है ट्यूनिका, जो प्रोसेस ट्यूनिका वेजिनेलिस है उसकी जो सेक है उसको भी निकालनी पड़े, क्योंकि हाइड्रोसील बार बार हो रहा हो, तो उस कंसेप्ट को हाइड्रोसिलेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोसिलेक्टोमी, के रिमूवल ऑफ हाइड्रोसील विद कैविटी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसिलेक्टोमी। सो हाइड्रोसिलेक्टोमी इज आल्सो वन ऑफ द वे टू डील विद द हाइड्रोसील, ठीक है। बट जो हाइड्रोसिलेक्टोमी है ना, ये उन कंडीशन के अंदर करते हैं जहाँ पे सिक्रीशन थिक होती है। क्या होती है? थिक। और हम प्रॉपर तरीके से उसको ड्रेन नहीं करते। देखिए, जब सिक्रीशन थिन है तो वो तो ड्रेन हो जाएगी कि नहीं, बट जो सिक्रीशन क्या है? थिक है, तो उसमें हम इंसिजन एंड ड्रेनेज प्रॉपर नहीं करते, उसके लिए फिर हम ओपन सर्जरी करते हैं और उस सिक्रीशन को भी निकालते हैं और जो सेक है उनको भी निकालते हैं, तो उसको हम हाइड्रोसिलेक्टोमी कहते हैं। तो इसमें लेके इट इज़ यूजुअली डन वेयर इंसिजन एंड ड्रेनेज आर नॉट इफेक्टिव और व्हेन द सिक्रीशन इज वेरी थिक इन नेचर, ठीक है जी। तो जब सिक्रीशन थिक होती है तो हम फिर हाइड्रोसिलेक्टोमी करते हैं। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट स्क्रोटल कंप्लेंट्स। I think you people know about it, how to differentiate varicocele, hydrocele, testicular torsion, epididymoarchitis. These all are the important point, and descendant testis, ठीक है जी। कम से कम इनमें से 2 क्वेश्चन तो आते हैं, एक तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इट शुड बी रिमेंबर वेरी वेल, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं?
सो इंशाल्लाह कल आगे कुछ मैं मज़ीद इसके अंदर न्यू चीज़ें पढ़ाऊँगा, जैसे कुछ बात टेस्टिकुलर कैंसर पे भी करूँगा कि टेस्टिकुलर कैंसर होते हैं, जर्म सेल ट्यूमर क्या है, नॉन जर्म सेल ट्यूमर क्या है, वो इंशाल्लाह कल आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रेक करें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं। शाबाश।